हेलो माय चैम्स, कैसे हैं? आई होप आपकी बोर्ड्स की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होंगी। लेकिन मैं आपको दो तीन चीज़ें बता देता हूं कि फिर से मैं एक और वीडियो ले आया हूं जिसके अंदर आपकी पूरी प्रोज के चैप्टर्स कवर होने वाले हैं। तो तकिया लगाकर बैठ जाइए और इस वीडियो को कर लीजिए 2x पर, क्योंकि ये वीडियो पूरा रिवाइज कर देगी आपकी ये प्रोज के चैप्टर्स को और आपको फिर कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी। इस वीडियो के अंदर हम पूरी तरीके से कंपैरिजन से पूरी तरीके से समराइज करके कीवर्ड्स निकाल के लॉन्ग क्वेश्चंस देखकर एमसीक्यूज देख के वो सारी की सारी चीजें करने वाले हैं, जो कि एक पूरे चैप्टर का जिस्ट देता है, जो आपको देता है कि किस तरह के क्वेश्चंस, एक आपको इनसाइट देता है कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके बोर्ड्स में आ सकते हैं। तो चलिए मैं आपको वही सब आज कुछ बताने वाला हूं। तो सबके सामने आपके चैप्टर्स टू बी कवर्ड जो हैं वो मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि वो चैप्टर्स हमारे कौन कौन से हैं जो कवर होने वाले हैं। जैसे लेटर टू गॉड, नेल्सन मंडेला, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक एंड हंड्रेड ड्रेसेस और ग्लिम्स ऑफ इंडिया, Mijbil the Otter, Madam Rides the Bus, and Sermon at Banaras and Banaras and Proposal. So these are the 10 chapters from the prose. Basically not 10 chapters because यहाँ पे आप देखोगे कि ग्लिम्स ऑफ इंडिया से दो तीन चैप्टर हैं आपके, फिर आपके टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, इसमें भी आपके दो चैप्टर हैं। तो अराउंड आपके 12 चैप्टर यहाँ पर, 12 to 13 चैप्टर यहाँ पर होने वाले हैं, बल्कि ज़्यादा ही होंगे, तो अराउंड 15 हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं बिना किसी देरी के कितने भी हों, लेकिन एक ही वीडियो में सारी चीज़ आपको कवर होने वाली है। तो स्टार्ट कर देते हैं बिना किसी देरी के और बिना कोई टाइम वेस्ट किए। तो आपसे मैं कह रहा हूं कि आपके पास टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए, फटाफट रिवाइज कर लीजिए ताकि आपका पूरा चैप्टर, पूरी पूरी बुक आपकी कवर हो जाए और आपको ऐसा ना लगे क्योंकि कुछ छूट गया। क्योंकि बहरहाल ऐसा होता है कई बार कि आप अगर दो तीन चैप्टर, पाँच छः चैप्टर बहुत बेस्ट कर लो, लेकिन पाँच छः चैप्टर छोड़कर चले जाओ, अगर उसमें से बहुत कुछ आ जाए तो आपके मार्क्स कटेंगे, बहुत ज़्यादा कटेंगे। लेकिन अगर आप सारे ही चैप्टर्स को एटलीस्ट एक बार पढ़ लो तो वो कहते हैं ना कि फाइव एवरेज क्वेश्चंस आर बेटर देन वन बेस्ट। सो एक बेस्ट करने से बेहतर है 5 एवरेज क्वेश्चंस आप कर लें, तो आपके मार्क्स जो है वो बूस्ट होंगे। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं बिना किसी देरी के, बिना किसी उलझन के और बिना किसी टाइम को वेस्ट करे। तो क्या करने वाले हैं, एज यू नो दैट क्या करने वाले हैं हम, देखिए पहले हम भाई समरी कवर करेंगे। उस समराइज करने का मतलब ये होता है कि चैप्टर में क्या बातें हुई हैं, ताकि क्या पिन पॉइंट हैं जो हमें याद रखने हैं, क्या बाउंड्रीज है जो हमें आगे तक ये ध्यान में रखनी है कि ये चीज़ें हुई थी। और उसके बाद कीवर्ड्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कीवर्ड्स आपके इतना इंपॉर्टेंट है कि वो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर, आपके लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर लिखे जाते हैं। अगर आप इन कीवर्ड्स को नहीं समझ पाते हो और उनको कॉपी पर रिप्रोड्यूस नहीं करते हो तो आपके मार्क्स कटने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं मेरे चैम्स। तो ध्यान रखना, आपको कीवर्ड्स ध्यान रखने हैं, सारे कीवर्ड्स रट्टा मार देना है उनका और उन्हीं कीवर्ड्स को फिर अपने शॉर्ट आंसर्स, लॉन्ग आंसर्स में लिखना है ताकि आपकी कॉपी बहुत अच्छी लगे और वो रिलेट कर पाए और जो एग्जामिनर होता है वो देखे कि हाँ इस चैप्टर में ये बात हुई थी और इसने ये बात लिखी है, तो वो आपको पूरे मार्क्स देगा। इसके बाद मेन कैरेक्टर्स को समझेंगे, क्योंकि मेन कैरेक्टर्स का भी जिक्र आप अपने क्वेश्चन एंड आंसर में जरूर करेंगे, हाईलाइट करके करेंगे। थीम समझेंगे, क्योंकि थीम से ही ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। याद रखना, अगर आपको चैप्टर की थीम पता है तो आप समझ लीजिए आपको यह भी पता है कि इस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो थीम ध्यान रखोगे तो उसके बेसिस पर आप सोच सकते हैं, कॉन्टेम्पलेट कर सकते हैं और वहां से क्वेश्चंस बना सकते हैं। तो थीम से क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, आई विल लेट यू नो अबाउट दिस इन द लेटर। लेसन क्या मिला, यानी मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या हुआ, क्योंकि कंक्लूजन करने के लिए और भी बहुत सारी चीजें समझने के लिए, रियल लाइफ से कनेक्ट करने के लिए आपको मॉरल ऑफ द स्टोरी पता होना चाहिए। अदरवाइज अगर आपको यही नहीं पता है तो आप अपनी रियल लाइफ से आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे। और ज्यादातर जो बोर्ड्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके चैप्टर, आपके टेक्स्ट से उठा के आपके वही क्वेश्चन, वही स्टोरी आपके रियल लाइफ से जोड़कर फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका ध्यान रखेंगे आप, राइट। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी, एमसीक्यूज करेंगे, देखेंगे कि कितना हम पर आता है, कितना नहीं आता है, उसको हम जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और कौन कौन से क्वेश्चन 2026 में लॉन्ग क्वेश्चंस आ सकते हैं उनको भी मैं बताऊंगा और उनको कैसे करना है उस चैप्टर के अकॉर्डिंग, ये भी मैं बताने वाला हूं। तो भैया टिके रहिए, बने रहिए और बैठ जाइए, आराम से इस वीडियो को देखिए 2x
चाहो तो 2x पर देख लो, लेकिन मैंने ये कोशिश करी है कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, जल्दी से जल्दी आपके सारे चैप्टर्स कवर हो जाए, ठीक है। सो सबसे पहले यू नो दैट ये बहुत बार पहला चैप्टर होता है, पहला चैप्टर सबको रटा होता है, मुझे भी रटा होता है, आपको भी रटा होगा, लैंचो वाला यानी अ लेटर टू गॉड। इसमें बार बार बताने वाली कोई बात नहीं है, तो इसलिए हम बहुत जल्दी जल्दी इसको करेंगे और इसमें पिन पॉइंट क्या है वो देखेंगे और यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं वो देखेंगे। देखो सबको बताया गया लैंचो एक पुअर फार्मर था, ठीक है, जो भाई हिल पर रहता था अपनी फैमिली के साथ, अपनी फैमिली के साथ हिल पर रहता था। वो क्या कर रहा था, रेन के लिए होप कर रहा था, क्योंकि उसने एक उसको एक क्या है, कॉर्न फील्ड है, उसका एक खेत है कॉर्न का, उसे वो नरिश करता है बारिश से। तो बारिश शुरू हो गई आना, ठीक है। लैंचो बहुत ही हैप्पी हुआ, ग्रेटफुल हुआ, उसे लगा अब तो बारिश हो गई, अब मेरा कॉर्न फील्ड जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। फिर सडनली क्या हुआ, वही रेन जो है वो हेल स्टॉर्म में बदल गई, वही रेन आपकी क्या हो गई, हेल स्टॉर्म में बदल गई। तो हेल स्टॉर्म ने क्या करा, उसने डिस्ट्रॉय कर दिया पूरी क्रॉप को, ठीक है। लैंचो फेल्ट सोरो, उसे बहुत दुख हुआ, बट हैड अ स्ट्रॉन्ग फेथ इन गॉड, लेकिन उसे गॉड में बहुत फेथ था, ठीक है। सो ही डिसाइडेड टू राइट अ लेटर टू गॉड आस्किंग 100 पेसोज। तो उसने अपने गॉड को मतलब उसे लगा कि भाई गॉड मेरी हेल्प करेगा, तो गॉड को उसने लेटर भेजा। तो उसने लेटर भेजने के बाद क्या करा भाई, 100 पेसोज मांगे। और इसमें दूसरा कैरेक्टर पोस्ट मास्टर है, जो पहले उसने पढ़ा उसे और लैंचो के फेथ को उसने समझा। ही कलेक्टेड मनी फ्रॉम एम्प्लॉयज एंड सेंट 70 पेसोज टू लैंचो। और फिर वो उसने ही क्या करा, अपने कलीग्स को कहा कि भैया इसका तो फेथ गॉड में बहुत है, इसका फेथ जो है वो शेक नहीं होना चाहिए, तो हम क्या करते हैं, हम ही इसको पैसे भेज देते हैं। लेकिन सबको मिला के सिर्फ वो 70 पैसों ही भेज पाता है। तो लैंचो इंस्टीड ऑफ बीइंग थैंकफुल, लैंचो थैंकफुल होने के बजाय बिलीव द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैड स्टोलन द रिमेनिंग 30 पैसोज। उसे लगा कि ये जो 30 पैसोज है, गॉड ने तो पूरे 100 ही भेजे होंगे, उसके पास कोई कमी थोड़ी है, ये जो पैसे मेरे चुराए हैं ये पोस्ट मास्टर के एम्प्लॉयज यानी पोस्ट सॉरी ये जो आपके पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज हैं उन्होंने ही चुराए। रॉट अनदर लेटर टू गॉड कंप्लेनिंग अबाउट देम, और फिर उन्हें कंप्लेन करा और उनके बारे में कंप्लेनिंग करी कि भैया इन्होंने तो मेरे 30 पैसे चुरा लिए। तो सिंपल सी बात है। आइए जरा इसमें कीवर्ड क्या है जो आपको अपने क्वेश्चंस पे याद रखने। देखिए हेल स्टॉर्म बहुत ही अच्छा कीवर्ड है और ये बार बार वहां पर आपको लिखना पड़ेगा। फेथ बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट कीवर्ड है जो आपको हर क्वेश्चन में आपको बताना पड़ेगा। फेथ फेथ फेथ, क्योंकि लैंचो इज ऑल अबाउट फेथ। ऑप्टिमिस्टिक, ठीक है, तो लैंचो थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक था किस चीज के लिए, अपनी गॉड की तरफ उसका जो रुझान था वो ऑप्टिमिस्टिक था यानी आशावादी था। रूइन, रूइन का मतलब बर्बाद हो गया वो, क्योंकि उसकी कॉर्नफील्ड जो वो हेल स्टॉर्म ने डिस्ट्रॉय कर दी, तो उसे लगा कि वो बर्बाद हो गया, अब उसके पास कुछ नहीं है खाने को। चैरिटी, ठीक है, तो चैरिटी करी किसने, पोस्ट मास्टर ने चैरिटी करी, है ना। उसने ऐसा समझा कि भाई ये चैरिटी करना बहुत अच्छा काम है और मुझे इसके फेथ को शेक नहीं करना चाहिए, इसीलिए मैंने वो चैरिटी करी। इनोसेंस लैंचो का कैरेक्टर था, डिटर्मिनेशन था लैंचो के अंदर। पोस्ट मास्टर एक बहुत ही ह्यूमन पर्सन यानी कह सकते हैं कि बहुत ही काइंड और जेनरस पर्सन था। हार्वेस्ट का यूज हुआ, हार्वेस्टिंग का मतलब यह है अपने खेतों की हार्वेस्टिंग करना, उससे रिलेटेड। और प्रोविडेंस का मतलब होता है बच्चे कोई चीज आगे साल के लिए बचाए रखना, यानी यह है कि जैसे लैंचो जब ये बात हो रही थी कि मेरे पास अब कुछ नहीं है, यानी आगे साल के लिए अब मेरे पास कोई प्रोविडेंट नहीं है, कोई प्रोविजन नहीं है, इसी को प्रोविडेंस कहा गया है। तो इस वर्ड का इस्तेमाल आपको जरूर करना है अपने शॉर्ट आंसर्स में, अपने लॉन्ग आंसर्स के अंदर। ओके गाइज, नेक्स्ट अब चलते हैं जरा मेन कैरेक्टर्स इसमें क्या था। एज यू नो दैट लैंचो में मेन कैरेक्टर है, पोस्ट मास्टर है और लैंचोस फैमिली। देखिए लैंचो एक पुअर और एक्सट्रीमली फेथफुल फार्मर है, जबकि जो पोस्ट मास्टर है वो बहुत काइंड हार्टेड पर्सन है जो हेल्प करता है और एडमायर करता है लैंचो के फेथ को। और इसकी जो लैंचो की फैमिली है वो लैंचो के ऊपर डिपेंडेंट है, यानी और लैंचो जो है वो हार्वेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। थीम क्या है, थीम यह है अनशेकनेबल फेथ इन गॉड। तो यहां से क्वेश्चन आपका बनेगा जरूर, अनशेकनेबल फेथ इन गॉड, यहां से क्वेश्चन अराइज होगा, ध्यान रखना, यहां से आपका कोई भी क्वेश्चन बन सकता है, तो ये क्वेश्चन की थीम हो सकती है। इसके बाद है आयरनी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर की आयरनी बताई गई है, यानी देखिए क्या ये बेवकूफ़ी पना है लैंचो का कि लैंचो जो गॉड है उस पर तो विश्वास कर रहा है जो एग्जिस्ट नहीं करता या करता है या उसका पता नहीं है, लेकिन जो ह्यूमन है उसकी मदद कर रहे हैं उसको उस पर यकीन नहीं है, यानी जो चीज़ दिख रही है उस पर तो उसे यकीन नहीं है और जो चीज़ नहीं दिख रही है उस पर उसका यकीन है। तो ये आयरनी ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर है। काइंडनेस एंड चैरिटी, देखिए पोस्ट मास्टर ने काइंडनेस और चैरिटी के एग्जाम्पल्स दिए हैं। किस चीज़ के एग्जाम्पल्स दिए हैं,
काइंडनेस और चैरिटी के एग्जाम्पल्स दिए। फिर इसके बाद क्या है, कन्फ्लिक्ट बिटवीन इनोसेंस एंड रियलिटी। तो ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज द कन्फ्लिक्ट बिटवीन रियलिटी एंड इनोसेंस। क्या लैंचो इनोसेंस है, तो इनोसेंस है तो उस रियलिटी को फेस नहीं कर पा रहा है, बल्कि वो अपने ही डायलेमा में जी रहा है, बल्कि वो अपने ही लाला लैंड के अंदर अपनी जिंदगी गुजार रहा है। उसे लग रहा है गॉड मेरी हेल्प कर रहे हैं, बट एक्चुअली ह्यूमंस उसकी मदद कर रहे थे। सो दिस इज व्हाट द कॉन्फ्लिक्ट एक्चुअली मेंशन्ड बाय द ऑथर। लेसन क्या है, लेसन मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है इसका जरा देख लेते हैं। फेथ गिव्स स्ट्रेंथ इन डिफिकल्ट टाइम्स। जाहिर सी बात है, अगर आपके अंदर फेथ है तो डिफिकल्ट टाइम्स के अंदर आपको वो मदद करता है। अगर लैंचो के अंदर फेथ नहीं होता तो कॉर्नफील्ड बर्बाद होने के बाद वो पागल हो सकता था, सुसाइड कर सकता था, या कुछ गलत कदम उठा सकता था, या गलत काम कर सकता था, चोरी करना शुरू कर सकता था, या डकैती मारना शुरू कर सकता था। लेकिन उसने इनमें से कुछ भी नहीं किया। उसे गॉड के अंदर फेथ था, तो उसने लगा कि मेरी जो ये मदद करेगा सिर्फ गॉड ही कर सकता है, तो वो डिफिकल्ट टाइम में आपको स्ट्रेंथ देता है। काइंडनेस शुड बी अप्रिशिएटेड। काइंडनेस जो है वो अप्रिशिएटेड की जानी चाहिए। यहाँ पोस्ट मास्टर ने काइंडनेस दिखाने की कोशिश करी, पोस्ट मास्टर ने काइंडनेस दिखाने की कोशिश करी, लेकिन उसकी काइंडनेस को अप्रिशिएट नहीं किया गया बाय लैंचो। बल्कि लैंचो ने तो उस पर इल्जाम लगा दिया कि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज ने मेरे 30 पेसोस को चुराया है। तो ये आयरनी थी इसकी, और यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इसको ध्यान रखना। इसके बाद क्या है जी, ब्लाइंड फेथ में इग्नोर ह्यूमन एफर्ट्स। ब्लाइंड फेथ में इग्नोर ह्यूमन एफर्ट्स। जब कभी भी आपका अंधा विश्वास होता है तो कई बार जो ह्यूमंस के एफर्ट्स होते हैं वो भी आपको दिखाई नहीं देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपकी लोग मदद करते हैं, लेकिन आपके अंदर ब्लाइंड फेथ इतना होता है, आप ये कहते हो कि नहीं नहीं, मेरी मदद इंसानों ने की नहीं की है, मेरी मदद तो भगवान कर रहा है, मेरे जो साथ है वो तो भगवान है, मेरे साथ इंसान नहीं है, मेरे साथ तो भगवान है। जैसे शादियां हो जाती है ना घरों में शादियां होने के बाद औरतें कहती हैं, वुमेन कहती हैं, भैया इज्जत रख ली हमारी तो भगवान ने हमारी, और लोगों ने तो बड़ी इज्जत उछालने की कोशिश करी लेकिन भगवान ने हमारी इज्जत रख ली। तो बेसिकली ऐसे फेथ जो है वो कई बार बहुत ही नुकसानदायक होते हैं आपके बिहेवियर के लिए। यहाँ तो पोस्ट मास्टर क्या था, यहाँ तो पोस्ट मास्टर बहुत काइंड पर्सन था, इसीलिए उसने रिएक्ट नहीं किया। लेकिन अगर पोस्ट मास्टर कोई अच्छा इंसान नहीं होता तो वो उससे 70 पैसों भी ले लेता। तो ये सारी की सारी चीजें अप्रिशिएट नहीं की गई हैं और इनको कर देना चाहिए। ह्यूमैनिटी कंपैशन कीप होप अलाइव। देखिए, ह्यूमैनिटी एंड कंपैशन कीप होप अलाइव। ह्यूमैनिटी की वजह से ही लैंचो के अंदर एक होप थी गॉड को लेकर, क्योंकि 70 पैसों बेचने के बाद वो कोई ज्यादा वो नहीं हुआ, अचंभे में नहीं आया, बल्कि उसने तो और पोस्ट मास्टर को ही दोषी ठहरा दिया। सो ह्यूमैनिटी उसने क्या करा, ह्यूमैनिटी और कंपैशन ने उसकी होप को अलाइव किया। ऐसा नहीं, वरना अगर वो 70 पैसों नहीं आते, 70 पैसों नहीं आते तो लैंचो का जो विश्वास है वो गॉड पे से उठ जाता। अब आइए जरा इसके मल्टीपल क्वेश्चंस यानी एमसीक्यूज देख लेते हैं। व्हाई डिड लैंचो नीड रेन। लैंचो को रेन की जरूरत क्यों थी? हमें पता है लैंचो को रेन की जरूरत इसलिए थी क्योंकि लैंचो को क्रॉप को वाटर देना था। ठीक है जी, तो बी वुड बी द राइट आंसर। फिर देखेंगे व्हाट डिस्ट्रॉयड द क्रॉप्स। क्रॉप्स को किसने डिस्ट्रॉय किया? क्रॉप को हेल स्टॉर्म ने डिस्ट्रॉय किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ मच मनी डिड लैंचो आस्क फ्रॉम गॉड। गॉड से 100 पैसोज मांगे, 100 पैसोज मांगे, लेकिन आए 70 पैसोज थे। ठीक है, उसके बाद हु हेल्प्ड लैंचो सीक्रेटली, तो पोस्ट मास्टर ने सीक्रेटली उसकी मदद करी। व्हाई डिड लैंचो कॉल द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज अ बंच ऑफ क्रूक्स। क्यों उसको बंच ऑफ क्रूक्स कहा गया? लैंचो ने क्यों बंच ऑफ क्रूक्स कहा? क्योंकि लैंचो को लगा कि 30 पैसों जरूर पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज ने रख लिए हैं, चुरा लिए हैं। सो क्या होना चाहिए? हाँ, ही थॉट दे स्टॉल द मनी, उन्हें लगा कि इन्होंने मनी उसकी चुरा ली है। तो ये है हमारा एमसीक्यूज। अब जरा देख लेते हैं इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस फॉर 2026 यानी अपकमिंग बोर्ड, यानी आपके 21 तारीख को आने होने वाले पेपर में लैंचो से ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो जरा देख लीजिए, पहला क्वेश्चन है हाउ डज द स्टोरी हाईलाइट द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन फेथ एंड रियलिटी। देखिए, वही थीम से क्वेश्चन बनाया, अगर आपको पता होगा तो किस तरह से कॉन्ट्रास्ट हुआ है कि फेथ क्या है और रियलिटी क्या है। फेथ लैंचो का किस तरह से डिपिक्ट किया गया है और एक्चुअली में रियलिटी कुछ और ही थी। यानी वो गॉड ने पैसे नहीं भेजे थे, बल्कि ह्यूमैनिटी ने अपने ह्यूमैनिटी को रिप्रेजेंट किया था और गॉड के फेथ को उसको बनाए रखा था। रादर देन वो ये भी कह सकता था नहीं नहीं, गॉड ने नहीं किया, ये मैंने किया है। सो बट उसने ऐसा नहीं किया है, तो कह सकते हैं उसने गॉड की भी इज्जत रखी है इस चैप्टर के अंदर। तो चलिए
क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, डिस्कस द आयरनी ऑफ द एंडिंग ऑफ द स्टोरी। आयरनी बता रही है, यानी जो बेचारा पोस्ट मास्टर, ये आयरनी है, ये जो ये ऑपोजिट हुआ बेचारे के साथ, जो बेचारा पोस्ट मास्टर आउट ऑफ ह्यूमैनिटी, आउट ऑफ कंपैशन लैंचो की 70 पैसों इकट्ठा करके जो मदद करी थी, बाद में उसे जो रिजल्ट मिला, उसे जो सबर का फल मिला, वो क्या मिला कि भैया लैंचो ने उसको चोर बोल दिया। यानी पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज को सबको क्या बोल दिया, चोर, जिन पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज ने उसकी मदद करी थी। ये आयरनी है, इसे कहते हैं ब्लाइंड फेथ की वजह से कई बार इंसान बहुत गलत रास्ते पर चलने लगता है। सो अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है जी, डिस्क्राइब द रोल ऑफ द पोस्टमैन इन सस्टेनिंग लैंचोज फेथ। तो आपको यहाँ पर पोस्ट मास्टर के कैरेक्टर को, पोस्ट मास्टर के रोल को सस्टेन करना, मतलब रोल को डिस्क्राइब करना है कि किस तरह का वो बंदा था जिसने लैंचोज के फेथ को बरकरार रखा। ठीक है, इसके बाद 4th, हाउ डज GL पोर्ट्रे रूरल लाइफ एंड स्ट्रगल। यानी कहीं ना कहीं ऑथर ने लैंचो के थ्रू रूरल लाइफ की डिफिकल्टीज को, उनके हर्डल्स को, उनके बैरियर्स को, उनकी जिंदगी में आने वाली परेशानियों को भी डिपिक्ट करने की कोशिश की है कि किस तरह से जो एक फार्मर होता है, उसकी जब पूरी कॉर्न फील्ड और पूरा खेत और उसकी जो पूरी खेती होती है वो बर्बाद हो जाती है, तो वो किस तरह से बिल्कुल हैंड टू माउथ हो जाता है और वो किस तरह से बिल्कुल बेबस और लाचार और हेल्पलेस हो जाता है। तो यहाँ पर रूरल लाइफ की दुर्गति को भी ऑथर ने मेंशन करने की कोशिश की है यहाँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5, इज लैंचोज फेथ एडमायरेबल और नेव, जस्टिफाई विद एग्जाम्पल। अब आपको इसमें बताना है कि लैंचो का फेथ एडमायरेबल है या एक वो बचखानी बात है, या फिर वो इमेच्योरिटी है, या फिर वो कहते हैं कि वो इनोसेंस है। यह आपको बताना है कि क्या है। इज लैंचोज फेथ एडमायरेबल और नेव। सो इसमें आपको जस्टिफाई करना है विद एग्जाम्पल। तो आप इसमें कुछ भी कर सकते हैं, दोनों बातें, दोनों के पॉइंट ऑफ भी रख सकते हैं, दोनों के डीमेरिट और डीमेरिट भी बता सकते हैं। यानी लैंचो के फेथ के मेरिट्स बता हो और लैंचो के फेथ के डीमेरिट्स भी बता सकते हो और बाद में कंक्लूड भी करते हो, लेकिन जस्टिफाई करना पड़ेगा विद द एग्जांपल्स। और ये एग्जांपल्स कहां से लिए जाएंगे, ये एग्जांपल्स लिए जाएंगे आपके लैंचो के चैप्टर से, वहीं के कीवर्ड्स आपको उठाए जाएंगे। ठीक है, समझ में आई बात। चलिए अब मैं थोड़ा सिप ले लेता हूं। आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके गाइस, तो जरा देखते हैं नेक्स्ट, नेल्सन मंडेला। देखिए नेल्सन मंडेला का चैप्टर हमने पहले भी पढ़ा था और हम दोबारा इसे डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे, समराइज करने की कोशिश करेंगे और इसके इंपॉर्टेंट पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। सो बच्चों, नेल्सन मंडेला, एज यू नो दैट नेल्सन मंडेला इज ऑल्सो कॉल्ड द गांधी ऑफ अफ्रीका। यानी जिस तरह से गांधी ने हमारे देश को बचाने के लिए स्ट्रगल किया, इन द सेम वे नेल्सन मंडेला भी उसी लाइन के अंदर खड़े हुए हैं। सो नेल्सन मंडेला जब प्रेसिडेंट बनने वाले हैं, प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं, ठीक है, तो क्या साउथ अफ्रीका के बनने वाले, इनॉग्रेशन उनका हो रहा है, तो वहाँ पे ये इस सारी चीज़ों को डिपिक्ट करते हैं, बताते हैं, उस पूरे उसको ऑटोबायोग्राफी की तरह एक्सप्लेन करते हैं कि मेरे साथ साथ क्या हुआ, मेरे साथ साथ कौन कौन लोग थे, किस तरह से डिस्क्रिमिनेशन होता था वाइट एंड ब्लैक पीपल के अंदर, और किस तरह से मेरी आज़ादी छीनी हुई थी, किस तरह से मेरी फैमिली की आज़ादी छीनी हुई थी, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस किस की तरफ है, फैमिली की तरफ है, कंट्री की तरफ है। ठीक है, और वो कौन कौन से लोग हैं जो जिन्होंने साइलेंटली, जो अनसंग हीरोज़ ऑफ द फ्रीडम थे, वो मर गए इसी फ्रीडम को पाने के लिए। तो हंगर ऑफ फ्रीडम उसके अंदर आया नेल्सन मंडेला के अंदर। तो ये सारी बातें इसके अंदर हम करने वाले हैं। ठीक है, Okay guys, so let's see. The chapter describes the historic inauguration of Nelson Mandela. तो ये जो डिस्क्रिप्शन है, ये इनॉग्रेशन का डिस्क्रिप्शन है। एट द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, ये ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका बने। और ये कब हुआ? 10 मई 1994 को। ये कब हुआ बच्चे? 10 मई 1994 को ऐसा हुआ। दूसरा बताते हैं कि दूसरा पॉइंट क्या, लीडर्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड अटेंडेड द सेरेमनी। ठीक है, तो मतलब पूरे
पूरे वर्ल्ड से लीडर्स आए इस सेरेमनी को अटेंड करने। द सेरेमनी सिंबलाइज द एंड ऑफ अपार्थाइड एंड द बर्थ ऑफ डेमोक्रेटिक नेशन। तो इस सेरेमनी ये एक सिंबल था कि अपार्थाइड खत्म हो गया, यानी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस और कलर, यानी जो पहले डिस्क्रिमिनेशन होता था ब्लैक एंड वाइट के ऊपर, तो वो डिस्क्रिमिनेशन जो है वो ख़त्म हो गया है और एक ये डेमोक्रेटिक नेशन बन गया है। क्योंकि पहले के लोग जो वाइट पीपल थे वहाँ पर वो ब्लैक पीपल को प्रेसिडेंट बनने तो दूर, वो उनकी फंडामेंटल आज़ादियों पर भी अंकुश लगाते थे, उन पर हर्डल डालते थे, उन पर बैरियर डालते थे। सो ज़रा देख लेते हैं। फोर्थ, मंडेला पेड ट्रिब्यूट टू फ्रीडम फाइटर्स हु सैक्रिफाइस्ड देयर लाइव्स। मंडेला ने उन लोगों के बारे में भी जिन्होंने सेक्रीफाइस किया फ्रीडम के लिए, उनको भी ट्रिब्यूट किया, जिनकी जानें चली गई, जो अनसंग हीरोज़ रहे, जिनको लोग जानते थे। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको लोग जानते थे और बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको लोग बिल्कुल भी नहीं जानते। तो नेल्सन मंडेला उनको ट्रिब्यूट करते हैं। ही एम्फेसाइज्ड यूनिटी, पीस एंड इक्वालिटी अमंग ऑल रेसेस। उनका ये मानना था कि सभी रेसेस, चाहे वो वाइट हो या ब्लैक हो, उनके अंदर यूनिटी हो, पीस हो, इक्वालिटी हो। ठीक है, तो वो इनका ये मानना था। इसके बाद ही उन्होंने फिर डिस्क्राइब किया सफरिंग ऑफ ब्लैक साउथ अफ्रीकन्स अंडर अपार्थाइड। तो अपार्थाइड के अंदर क्या क्या सफरिंग ब्लैक पीपल को फेस करनी पड़ी, नेल्सन मंडेला ने इसको डिस्क्राइब किया इन इनॉग्रेशन। सो इनॉग्रेशन के अंदर ये सब हुआ। इसके बाद मंडेला बिलीव दैट द करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट अ ट्रम्प ओवर इट। यानी करेज जो होता है ना, वो ये नहीं होता कि एब्सेंस ऑफ फियर। करेज का मतलब ये होता है कि देखिए यहाँ पे बहुत ही अच्छी लाइन इन्होंने यूज़ की है, इस बात को समझ लीजिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। नेल्सन मंडेला का मानना था कि ये कोई करेज नहीं है कि आपको फियर ही नहीं होता, आपके अंदर फियर का इमोशन ही नहीं है, आप किसी से डरते ही नहीं है, ये कोई करेज नहीं होता। बल्कि करेज ये होता है कि आपको डर लग रहा है, लेकिन उस डर के बाद भी आप उस डर के को कंट्रोल करके उस पर ओवरकम कर रहे हो, उस पर अपनी जीत हासिल कर रहे हो, ट्रम्प ओवर इट। ठीक है, तो ट्रियम्फ ओवर इट का मतलब यही होता है यहाँ पर। ही एक्सप्लेन हाउ ऑपरेशन क्रिएट्स बोथ द ऑपरेस्ड एंड ऑपरेसर। यानी उन्होंने बताया जब आप किसी पर ऑपरेस करते हो, जब किसी को सताते हो, तो जिसके ऊपर जुल्म हो रहा है और जो जुल्म कर रहा है, ये दोनों के ही लिए क्या होता है, दोनों के लिए, दोनों के कैरेक्टर को खराब करता है। यानी जुल्म सहने वाला भी और जुल्म करने वाला भी, दोनों के ही कैरेक्टर खराब होते हैं इससे। He valued love over hatred and reconciliation over revenge। उन्होंने कहा कि उन्होंने लव को वैल्यू किया ओवर हेट्रेड और रिकन्सिलेशन ओवर रिवेंज। यानी उन्होंने कहा कि एग्रीमेंट कर लेना चाहिए, रिवेंज नहीं लेना चाहिए और लव करना चाहिए, हेट्रेड नहीं करना चाहिए। बल्कि नेल्सन मंडेला ने ये बात भी बोली थी कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो नेल्सन मंडेला जब वो उनको पकड़ रखा था, उनको कैद में रख रखा था वाइट पीपल ने, तो वो देखते थे कि कुछ लोग ऐसे होते थे कि वो जन्म से कोई हेट्रेड पैदा नहीं करते थे ब्लैक लोगों के लिए, उनके अंदर भी दिल होता था, सॉफ्ट कॉर्नर होता था सभी लोगों के लिए। अब लेकिन क्योंकि वो उस एनवायरनमेंट में जीते थे तो इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन नेल्सन मंडेला कुछ ऐसे लोगों से मिलते थे जो बेसिकली वो जब ये चीज़ें देखते थे और समझते थे कि हाँ यार ये गलत हो रहा है, तो नेल्सन मंडेला का कहना था कि ऐसा नहीं है कि इंसान जो होता है वो हेट रेट से ही बना होता है, उसके दिल के किसी कोने के अंदर नेचुरली लव होता है, चाहे वो कितना ही बुरा हो। द चैप्टर एंड्स विद होप फॉर अ फ्री एंड जस्ट साउथ अफ्रीका। तो चैप्टर जो एंड होता है वो किस नोट पर एंड होता है कि होपफुल रहता है कि भाई फ्री रहे और जस्ट साउथ अफ्रीका, यानी साउथ अफ्रीका में इंसाफ हो और साउथ अफ्रीका में उम्मीदें बनी रहें किस चीज़ की, फ्रीडम की। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ जो कीवर्ड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको यूज़ करने चाहिए। अपार्थाइड वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार अगर जब कभी भी कोई डिस्क्रिमिनेशन के वाली बात आए तो डिस्क्रिमिनेशन ना लिख के आपको अपार्थाइड ही लिखना होगा। इनॉग्रेशन यानी ये मेन पॉइंट। ऑपरेशन भी यहाँ का कीवर्ड होगा क्योंकि ऑपरेशन में ये था कि ऑपरेशन का मतलब होता है किसी के ऊपर जुल्म करना। तो जुल्म जो हो रहे थे, जो अत्याचार हो रहे थे, उसको ऑपरेशन कहते थे और वाइट पीपल ब्लैक पीपल पर कर रहे थे। डेमोक्रेसी
जो बेसिकली साउथ अफ्रीका में नहीं थी, और नेल्सन मंडेला वहां पे डेमोक्रेसी लाए। रिकंसिलेशन का मतलब होता है बातचीत करके बात को सुलझा लेना, यानी अग्रीमेंट कर लेना। इसके बाद करेज का मतलब, करेज भी उन्होंने डिफाइन किया है कि करेज क्या होता है। उन्होंने बताया कि करेज ये नहीं होता कि आपको डर ही नहीं लगता है, बल्कि करेज ये होता है कि आपको डर लग रहा है, डर लगने के बाद भी आपने उसको कंट्रोल कर रखा है। ये करेज बताया नेल्सन मंडेला ने। इक्वालिटी क्या है? इक्वालिटी का मतलब आपको अच्छे से पता है कि अपार्थाइड का ये ऑपोजिट होगा, अपार्थाइड का ऑपोजिट होने वाला है, राइट गाइस? फ्रीडम, ठीक है, क्या है जी? फ्रीडम। अब फ्रीडम की अगर हम बात करें तो फ्रीडम के बारे में तो सही चलिए, हंगर ऑफ फ्रीडम तो चल ही रहा है इसके अंदर। सैक्रिफाइसेस एंड जस्टिस, ये सारे कीवर्ड्स हैं जो आपको अपने क्वेश्चंस में लिखना है। आ जाइए, मेन कैरेक्टर आपको मैं बता देता हूं। मेन कैरेक्टर आपका इसमें नेल्सन मंडेला है, ठीक है, और आपके साउथ अफ्रीकन सिटीजन्स है, ठीक है, साउथ अफ्रीकन सिटीजन्स है। देखिए मैं आपको बताऊं, और जो आपके एंटी अपार्थाइड फ्रीडम फाइटर्स हैं, ये आपके मेन कैरेक्टर्स हैं। थोड़ा देखिए, नेल्सन मंडेला एक लीडर ऑफ एंटी अपार्थाइड मूवमेंट है, द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका है, और एंटी अपार्थाइड फ्रीडम फाइटर्स हैं जैसे ब्रेव इंडिविजुअल्स हु, हाँ वो ब्रेव हैं, इंडिविजुअल्स हैं हु स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी, जो इस इक्वालिटी के लिए लड़े। साउथ अफ्रीकन सिटीजन जो बेचारे बहुत ऑपरेस्ड और ऑपरेसर अफेक्टेड बाय अपार्थाइड, यानी उनमें ऑपरेस्ड भी है और ऑपरेसर भी है। थीम क्या है जरा समझ लीजिए, स्ट्रगल फॉर फ्रीडम एंड इक्वालिटी, तो यहां से क्वेश्चन बनेगा स्ट्रगल फॉर फ्रीडम एंड इक्वालिटी। इसके बाद पावर ऑफ करेज एंड परसिवरेंस, यानी करेज और परसिवरेंस की पावर को बताया गया है इसके अंदर। इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरगिवनेस एंड रिकंसिलेशन, माफ करने का इंपॉर्टेंस और रिकंसिलेशन। ट्रम्प फॉर डेमोक्रेसी ओवर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, यानी डेमोक्रेसी ओवर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, डेमोक्रेसी को प्रेफरेंस दी और उसकी जीत हुई, विक्ट्री हुई ओवर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। लेसन क्या मिला? ट्रू करेज मीन्स ओवरकमिंग फियर, यानी ट्रू करेज जो होता है अपने फियर को ओवरकम करना होता है। फ्रीडम इज मीनिंगफुल ओनली व्हेन इट इंश्योर्स इक्वालिटी फॉर ऑल, यानी फ्रीडम जब भी मीनिंगफुल है, यानी बस सिर्फ आपको मिल रही है वो नहीं, बल्कि सभी को फ्रीडम मिले तभी वो मीनिंगफुल है, अदरवाइज नहीं। हैट्रेड डिस्ट्रॉयज बोथ ऑपरेसर एंड ऑपरेस्ड, जो हेट्रेड होती है वो ऑपरेसर और ऑपरेस्ड दोनों को डिस्ट्रॉय कर देती है। फॉरगिवनेस एंड यूनिटी बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग नेशन, माफ करना और आपस में बने रहना यही नेशन को आगे बढ़ाती है गाइज। चलिए भाई क्वेश्चन करना शुरू करेंगे, ठीक है गाइज। ओके, व्हेन डिड मंडेला बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका? तो आजाद हुआ तो 1994 में, तो ठीक है 1994 वुड बी द राइट आंसर। सॉरी, अकॉर्डिंग टू मंडेला करेज इज क्या होता है? एब्सेंस ऑफ फियर, इग्नोरिंग या ट्रम्प ओवर फियर? तो ट्रम्प ऑफ विक्ट्री ओवर फियर। मंडेला बिलीव्ड ऑपरेशन एंड अफेक्ट्स, मंडेला बिलीव करते थे कि ऑपरेशन अफेक्ट्स बोथ ऑपरेसर एंड ऑपरेस्ड। अपार्थाइड रेफर्स टू, मतलब वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को कहा जाता था। द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन, कहाँ? हाँ, तो ये जगह का नाम था प्रिटोरिया, ठीक है, तो ये से ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं आपके 2026 के लिए? पहला क्वेश्चन है आपका, हाउ डज मंडेला डिफाइन करेज, यानी उन्होंने करेज को कैसे डिफाइन किया? तो आपको तो अच्छे से पता है करेज को उन्होंने क्या कहा कि करेज को उन्होंने ये कहा कि करेज ये नहीं होता कि आपके अंदर डर ही नहीं है कोई, बल्कि करेज ये होता है कि आपके अंदर डर है लेकिन आप उसे ओवरकम कर रहे हो, उसके ऊपर विक्ट्री पा रहे हो, ठीक है। इसके बाद एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द चैप्टर, यानी इसे एक्सप्लेन करना है विद रेफरेंस टू द चैप्टर। दूसरा क्वेश्चन आपका ये हो सकता है, डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ द 10th May ऑफ
1994 इनॉग्रेशन सेरेमनी, उसकी सिग्निफिकेंस को बताना है। तो वहाँ पे सेरेमनी में क्या हुआ वो सारी की सारी चीज़ें आप एक्सप्लेन कर सकते हैं यहाँ पर। तीसरा क्वेश्चन है आपका, हाउ डिड अपार्थाइड शेप मंडेलाज अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम, यानी अपार्थाइड ने किस तरह से मंडेला की अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम को शेप किया। क्योंकि उसे पहले लगता था कि हम तो आज़ाद ही हैं, लेकिन पता लगा मेरे लोग तो आज़ाद ही नहीं है। तो जब मैं आज़ाद हूँ, मेरे लोग आज़ाद हैं, तो इसका मतलब मैं भी आज़ाद नहीं हूँ। तो ट्रू फ्रीडम मीन्स फ्रीडम फॉर ऑल, नॉट फॉर सम पीपल। ठीक है, तो इसे आप इस बात को डिस्कस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर अगर हम जाएंगे तो कह रहा है डिस्कस मंडेलाज व्यूज ऑन फॉरगिवनेस एंड रिकंसिलिएशन। तो आप उसमें फॉरगिवनेस के बारे में और रिकंसिलिएशन के बारे में जो मंडेलाज के व्यूज हैं वो उनको डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसके बाद है फ्रीडम, फ्रीडम इज इनडिविजिबल। ठीक है, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द चैप्टर। ये वही बात है कि इनडिविजिबल है, ऐसा नहीं है कि इनडिविजिबल है, मतलब सॉरी डिविजिबल है कि इनको मिलेगी फ्रीडम, इनको नहीं मिलेगी। वो डिविजिबल नहीं, इनडिविजिबल है, सबको फ्रीडम मिलनी चाहिए। ठीक है, तो ये है आपका मंडेला वाला चैप्टर कंप्लीट। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना, लिख लेना और इनकी प्रैक्टिस करना शुरू कर देना घर पर। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं हिज फर्स्ट फ्लाइट। ठीक है, हिज फर्स्ट फ्लाइट, ये सीगल की एक चैप्टर है। तो सीगल का चैप्टर मैं आपको बताया है, बड़ा अच्छा चैप्टर है, ये भी आपको मोटिवेट करने वाला चैप्टर है। सो बेसिकली ज़रा देखते हैं कि क्या है ये। ठीक है, द स्टोरी इज अबाउट यंग सीगल, एक यंग सीगल है जो उड़ने से डरती है। ठीक है, हिज 2 ब्रदर्स एंड सिस्टर हैड ऑलरेडी लर्न टू फ्लाई। इसके दोनों ब्रदर और सिस्टर, जो 2 ब्रदर हैं और एक सिस्टर है, उन दोनों ने मतलब अच्छे से कॉन्फिडेंटली उड़ना शुरू कर दिया, बस अब इसी से नहीं उड़ा है। द सीगल फियर्ड हिज विंग्स वुड नॉट सपोर्ट हिम। सीगल को लगता है यार ये जो मेरे पंख हैं ये मुझे सपोर्ट नहीं कर पाएंगे और फिर मैं गिर जाऊंगी। हिज पेरेंट्स स्कॉल्डेड एंड थ्रेटन हिम फॉर हिज कावर्डाइज, यानी जो उसके पेरेंट्स है उसे डांटते थे और धमकी देते थे, क्या उसकी कावर्डाइज को उसे मतलब कहता था कि तुम बहुत डरपोक हो। इसके बाद ही वॉज लेफ्ट अलोन एंड ऑन द लेज विदाउट फूड, तो फिर उसको अकेला छोड़ दिया गया, विदाउट किसी फूड के छोड़ दिया गया। ठीक है, हंग्री एंड डेस्परेट ही वॉच हिज फैमिली एंजॉइंग फूड। तो ये बहुत हंग्री था और डेस्परेट था, वो देखा करता था अपनी फैमिली को किस तरह से वो एंजॉय कर रहे हैं। हिज मदर टेम्प्टेड हिम विद अ पीस ऑफ फिश, यानी इसकी जो मदर थी वो बेचारी फिश ला ला के इसको खिलाती थी। ठीक है, मैडेंड बाय हंगर, जब वो हंगर से बिल्कुल पागल हो गया, ही डाइव्ड टूवर्ड द फिश, तो वो फिश की तरफ उसने डाइव मारी। एट फर्स्ट ही फेल्ट टेरिफाइड, शुरू तो उसे डर लगा बेचारे को, बट सून रियलाइज्ड हिज विंग्स कुड कैरी हिम, फिर उसे पता लगा ये इसके जो पंख हैं ये तो इसे कैरी कर सकते हैं, यानी उड़ा सकते हैं। सो ही सक्सेसफुली फ्लू एंड वॉज जॉयफुली वेलकम्ड बाय हिज फैमिली। तो इससे तो मुझे समझ में आता है कि जब तक आपको कोई पुश ना मिले, जब तक आपको कोई धक्का ना मारे, जब तक आपके अंदर कोई डेस्परेशन ना हो, जब तक आपके पास कोई मोटिवेशन का फैक्टर ना हो, तब तक आपकी कमर नहीं उठती है, तब तक आपका दिमाग नहीं चलता है कि आगे बढ़ा जाए और उस काम को किया जाए। ठीक है गाइज, तो इसमें ये स्टोरी मिलती है। फियर, देखिए कीवर्ड्स क्या है, फियर कीवर्ड से हेजिटेशन हो रहा था, करेज उसके अंदर आया, इंस्टिंक्ट अंदर की बात, हंगर भूख, डेस्परेशन कॉन्फिडेंस, डिटर्मिनेशन फ्रीडम, एनकरेजमेंट ट्रम, ये सारे के सारे कीवर्ड्स आपके इस चैप्टर से आए हुए हैं। तो जबकि भी आप अपने शॉर्ट आंसर्स कर रहे हो, अपने लॉन्ग आंसर्स कर रहे हो, नेवर फॉरगेट टू लीव दीज अंडरलाइंड एंड राइट। मेन कैरेक्टर इसके अंदर सीगल है, यंग सीगल है, मदर है उसकी, फादर है और उसके सिबलिंग्स है। यंग सीगल जो है वो मेन कैरेक्टर है, टिमिड एंड लर्न्स करेज, यानी शुरुआत में टिमिड था और फिर वो करेज सीखता है। मदर जो है वो इसकी प्रैक्टिकल है, मोटिवेटिंग है और पुशेस हिम टू फ्लाई। फादर जो है वो इसके स्ट्रिक्ट हैं और बहुत ही क्रिटिसाइज करते हैं, और सिबलिंग जो इसके कॉन्फिडेंट है और उसका मजाक उड़ाते हैं, मॉकिंग एट टाइम्स। ठीक है, थीम क्या है जरा समझ लीजिए, ओवरकमिंग फियर थ्रू एक्शन, यानी हम अपने फियर को सिर्फ किससे ओवरकम कर सकते हैं,
देखिए, तो ये इस तरह से क्वेश्चंस आपस में मिलेंगे भी। जैसे फियर की बात नेल्सन मंडेला ने भी की है, जैसे फियर की बात अब ये सीगल से भी आया है, जैसे कहीं ना कहीं फियर लैंचो को भी हुआ है। तो ये क्वेश्चन आपस में मर्ज करके भी आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो याद रखना, उन सबके फियर की डेफिनेशन अलग अलग है हर चैप्टर में, तो उसे आप रिलेट करके लिख सकते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ बिलीफ, यानी सेल्फ बिलीफ की कितनी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि सीगल को तो शुरू में अपने पंखों पर यकीन ही नहीं था, लेकिन जब भूख ने उसे भगाया तो वो फिर देगा। रोल ऑफ नेसेसिटी इन ग्रोथ, यानी ज़रूरत ही इन्वेंशन का कारण बनती है। अगर आपको कोई ज़रूरत ही नहीं होगी तो फिर आप नए काम नहीं कर सकते। इसके बाद नेचुरल इंस्टिंक्ट एंड सर्वाइवल। तो नेचुरल इंस्टिंक्ट जो हमारे नेचुरल इंस्टिंक्ट होते हैं वो हमें बताते हैं कि हमें ये करना चाहिए, हमें ये नहीं करना चाहिए, तो उसके बारे में बात हुई है। लेसन क्या मिला है हमें? फियर कैन बी कॉन्कर्ड विद करेज एंड डिटर्मिनेशन, यानी फियर पर जीत हासिल की जा सकती है करेज से और डिटर्मिनेशन से। सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप्स थ्रू एक्सपीरियंस, यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस ऐसे ही नहीं आ जाता, एक्सपीरियंस होता है तब आता है। जैसे आपकी एक पोएम है द बॉल पोएम, द बॉल पोएम में क्या हुआ है कि बेसिकली बच्चे की वो जो बॉल खोई है, बॉल जो वो पानी में गई है, उस एक्सपीरियंस से ही उसे बहुत कुछ सीखने को मिला कि चीज़ें मटेरियलिस्टिक होती हैं, चीज़ें हाथ में होती हैं आज और फिर उनको जाना होता है, तो ये मटेरियलिस्टिक चीज़ें होती है। और यही कहानी फिर बौद्ध, वो आपका जो सरमन एट बेन सरमन वाला जो मेरे याद नहीं आ रहा अभी, वो सरमन वाला जो चैप्टर है आपका बुद्ध का, गौतम बुद्ध का, कि वो बताती है कि मेरे यहाँ कोई मर गया है तो इसे ठीक कर दो, इसे लाइफ ला दो, कह दो कि कोई ऐसा घर ढूंढ के आओ जिसमें कोई मरा ना हो। तो फिर उसको रियलाइज़ होता है तो भैया ये तो प्रॉब्लम सभी के साथ है, तो मैं इतना वो क्यों करूँ, तो प्रॉब्लम इज़ अ पार्ट ऑफ द लाइफ, ठीक है। सो समटाइम्स चैलेंजेस आर नेसेसरी फॉर ग्रोथ, यानी बहुत बार चैलेंजेस जो है वो ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। पेरेंटल गाइडेंस हेल्प्स बिल्ड इंडिपेंडेंस, पेरेंटल गाइडेंस हो तो बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंस मिल जाती है बच्चों को, ठीक है। क्वेश्चंस करते हैं। व्हाई वाज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई, क्योंकि उसे लगता था कि उसके जो विंग्स है वो नहीं हो पाएगा, तो ही डाउटेड हिज विंग्स। ही फाइनली मेड हिम फ्लाई, ही व्हाट फाइनली मेड हिम फ्लाई, तो वो भूख था असली वजह, उसकी भूख। व्हाट हैपेंड आफ्टर ही स्टार्टेड फ्लाइंग, जब वो उड़ने लगा तो ही गेन्ड कॉन्फिडेंस, तो उसको कॉन्फिडेंस आया, ठीक है। और हु एनकरेज सीगल द मोस्ट, सबसे ज्यादा सीगल को किसने इनकरेज किया? उसकी मदर ने किया। हाउ डिड ही फील व्हेन ही फर्स्ट डाइव, तो पहले तो वो टेरिफाइड हुआ, सबसे पहले टेरिफाइड हुआ, फिर वो कॉन्फिडेंस गेन करने लगा। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या पूछे जा सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। जैसे डिस्क्राइब द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द यंग सीगल फ्रॉम फियर टू कॉन्फिडेंस, यानी यहाँ इस ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पूरी कहानी समराइज करनी पड़ेगी। पूरी कहानी समराइज करोगे और उस पूरी कहानी को जब समराइज करोगे तो उसमें सारे कीवर्ड्स को मेंशन करते हुए चले जाओगे। तो इसमें तो इस क्वेश्चन में तो कुछ नहीं करना, पूरी कहानी को समराइज करना है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है आपका, हाउ डज हंगर एक्ट एज मोटिवेटिंग फोर्स इन द स्टोरी, तो यहां पर हंगर का इंपॉर्टेंस या रोल आपको बताना है और उसे क्या करना है, उसे डिस्क्राइब करना है। और फिर आप अपने कीवर्ड्स का इस्तेमाल करते हो। डिस्कस द रोल ऑफ पेरेंट्स इन शेपिंग द सीगल्स ग्रोथ, तो यहां पर पेरेंट्स का रोल बताना है, जैसे उसकी मदर का जो रोल था उसको डिस्कस करना है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, एक्सप्लेन हाउ द स्टोरी सिंबलाइजेस ह्यूमन स्ट्रगल्स विद फियर, आपको इसमें बताना पड़ेगा कि स्टोरी जो है ये ह्यूमंस के स्ट्रगल्स को किस तरह विद फियर किस तरह से एक्सप्लेन करती है, यानी स्टोरी के थ्रू ह्यूमंस में को भी ये एक लेसन दिया जा रहा है कि वो भी किस तरह से अपने फियर के साथ स्ट्रगल करते हैं। करेज इज बोर्न आउट ऑफ नेसेसिटी, करेज जो है वो कैसे निकल कर आता है? नेसेसिटी से आता है। जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द स्टोरी, यानी करेज किससे आता है? नेसेसिटी से, क्योंकि उसे हंगर हुआ, डेस्परेट हुआ, तो उसको जरूरत थी तो वो उड़ने लगा, तो इससे ही उसको करेज आया। तो इसको, इस स्टेटमेंट को डिस्क्राइब करना और जस्टिफिकेशन और एविडेंस देना फ्रॉम दिस स्टोरी। ओके गाइस, ओके, नेक्स्ट चैप्टर हमारा आ चुका है।
चलो भाई, द ब्लैक एरोप्लेन, ये एक पायलट की कहानी है। वो खुद ही नरेटर जो है वो एक उड़ा रहा है, अपना 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 एरोप्लेन उड़ा रहा है। द ब्लैक एरोप्लेन उसके पास आता है। लेट्स सी कि क्या होता है कहानी के अंदर। ये कहानी भी बड़ी ही दिलचस्प है, अच्छी है, मतलब सोचने वाली है। इस पर बात की जा सकती है सुपर नेचुरल पावर के बारे में, और बड़े ही मतलब अच्छे से नरेट किया। ज़रा बताता हूँ कि क्या हुआ है। द नरेटर वॉज फ्लाइंग हिज ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन फ्रॉम पेरिस टू लंदन एट नाइट। ठीक है, वो फ्रॉम पेरिस टू लंदन जा रहे थे और अपने हवाई जहाज पर जा रहे थे। ही वॉज एक्साइटेड टू स्पेंड अ हॉलीडे विद हिज फैमिली इन इंग्लैंड। वो बहुत ही एक्साइटेड थे अपने इंग्लैंड जाने के, मैंने फैमिली के साथ वो हॉलीडे स्पेंड करने के लिए। ऑन द वे ही सो डार्क स्टॉर्म क्लाउड्स अहेड। तो उन्होंने देखा रास्ते में बहुत ही काले कलर का बहुत ही डार्क स्टॉर्म उनके सामने देखा। ही डिसाइडेड टू टेक द रिस्क एंड फ्लाई इनटू द स्टॉर्म इंस्टीड ऑफ टर्निंग बैक। तो उन्होंने एक डिसीजन लिया कि मैं रिस्क लूंगा और इस स्टॉर्म के अंदर से निकल जाऊंगा। इनसाइड द स्टॉर्म एवरीथिंग वेंट ब्लैक। तो क्योंकि स्टॉर्म बहुत ज़्यादा डार्क था, तो उसके अंदर कुछ नहीं, बस ब्लैक ब्लैक ही नज़र आ रहा था। इंस्ट्रूमेंट्स स्टॉप्ड वर्किंग, यानी जो हवाई जहाज़ के इंस्ट्रूमेंट हैं वो उन्होंने काम करना बंद कर दिया। हिज कंपास एंड रेडियो फेल्ड, इनका कंपास और रेडियो फेल हो गया। एंड ही लॉस्ट हिज वे, और वो अपना रास्ता खो चुका था। सडनली ही सो अनदर ब्लैक एरोप्लेन फ्लाइंग नियर हिम। फिर उसने देखा सडनली कोई एक ब्लैक एरोप्लेन जो है वो उसके आसपास उड़ता हुआ उसे नजर आया। द मिस्टीरियस पायलट सिग्नल्ड हिम टू फॉलो। पता नहीं वो पायलट कौन था, कहाँ से आया था, मिस्टीरियस था थोड़ा सा, और उसने सिग्नल दिया कि वो मुझे फॉलो करे। ट्रस्टिंग द स्ट्रेंजर, उन्होंने उस स्ट्रेंजर को ट्रस्ट करते हुए ही फॉलोड सेफली आउट ऑफ द स्टॉर्म एंड लैंडेड। तो वो आराम से उस स्टॉर्म से बाहर आ गए और लैंड कर गए। आफ्टर लैंडिंग ही डिस्कवर्ड दैट नो अदर एरोप्लेन वॉज सीन ऑन द रडार मेकिंग द पायलट्स हेल्प मिस्ट्री। यानी उन्हें बाद में पता लगा लैंडिंग के बाद कि रडार के पास कोई भी एरोप्लेन नहीं पाया गया था। तो यहाँ पे ये क्या चीज़ थी जिसने मदद की, ये क्या था जो नरेटर की मदद कर रहा था, जिनके पास एक एरोप्लेन था और जो अपने घर जा रहे थे। किस चीज़ ने, इन्होंने क्या डिसीजन लिया? ये वापस भी जा सकते थे लेकिन ये वापस नहीं गए। इन्होंने डिसीजन लिया कि मैं इस रिस्क को लूँगा। तो ये कहते हैं ना, व्हेन यू हेल्प गॉड विल हेल्प यू, व्हेन यू हेल्प योर सेल्फ गॉड विल हेल्प यू। ऐसा होता है कि गॉड आके मदद करेगा, नहीं मैं तो हवाई जहाज मोड़ रहा हूँ, खुद ही मेरा हवाई जहाज गॉड ऊपर लेके जाएगा और खुद ही निकाल देगा, ऐसा नहीं होता है। आपको एक्शंस लेने होते हैं और फिर गॉड की हेल्प आती है। तो ये एक तरह से गॉड की हेल्प थी, क्योंकि उन्होंने एक्शन किया था। मुझे ऐसा लगता है इस स्टोरी से जो पता लगता है, लेकिन इसके और भी इंटरप्रिटेशंस हैं। लेकिन कीवर्ड समझ लीजिए, स्टॉर्म, रिस्क, कंपास, कंट्रोल, मिस्ट्री, गाइडेंस, करेज, फेथ, सर्वाइवल और ग्रेटिट्यूड। तो जब भी कभी आप शॉर्ट्स आंसर लिखेंगे, शॉर्ट आंसर्स लिखेंगे, इनको इंक्लूड करना ना भूलें, वरना आपके मार्क्स कट हो सकते हैं। तो ध्यान रखना इसका। अब आइए, मेन कैरेक्टर इसमें क्या है? एक तो नरेटर है जो पायलट है खुद, और दूसरा मिस्टीरियस पायलट है, और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर है जो इसका एक वुमेन है वो। ठीक है, ओके। जो नरेटर हैं ये एक पायलट हैं और जो डेंजर और सरवाइव फेस करते हैं, सरवाइव करते हैं। और एक मिस्टीरियस जो अननोन फिगर है जो उसे गाइड करता है थ्रू द स्टॉर्म। ठीक है, और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर एक वुमेन है, इन्फॉर्म्स हिम दैट नो अदर प्लेन वॉज फ्लाइंग। यानी यही बताती हैं कि वहां पर कोई और प्लेन नहीं उड़ रहा था। ठीक है, तो थीम क्या कहती है? प्रेजेंस ऑफ सुपर मिस्ट्री, यानी सुपर नेचुरल मिस्ट्री की प्रेजेंस होना। दूसरा, ह्यूमन करेज इन क्राइसिस, यानी इन क्राइसिस के अंदर ह्यूमन करेज किस तरह काम करता है, इस पर क्वेश्चंस हो सकते हैं। फेथ एंड होप इन डेंजर, जब आप इन डेंजर में हो तो फेथ एंड होप कितना इंपॉर्टेंस होता है, इस पर क्वेश्चन बन सकते हैं। सर्वाइवल अगेंस्ट ऑड्स, सर्वाइवल अगेंस्ट ऑड, तो सर्वाइवल हो गया उनका अगेंस्ट ऑड, यानी किसी चीज से सर्वाइव करना, अजीब चीजों से सर्वाइव करना। ट्रस्ट इन दी अननोन, और अननोन पर ट्रस्ट करना। ये सारी की सारी थीम बेस्ड आपके हैं, थीम बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके बाद लेसन एंड मॉरल स्टोरी क्या हो सकता है? इन द मोमेंट्स ऑफ क्राइसिस फेथ एंड होप गाइडेड अस, बिल्कुल सही बात है। करेज हेल्प्स ओवरकम फियर, करेज होगा तो वो डर निकलेगा। समटाइम्स हेल्प कम्स अनएक्सपेक्टेडली, कई बार हेल्प जो है वो कहाँ से आ जाती है हमें खुद नहीं पता होता। और ओवर कॉन्फिडेंस कैन लीड टू डेंजर, तो क्योंकि उन्होंने ओवर कॉन्फिडेंस भी दिखाया था, चाहते तो वो वापस भी हो सकते थे, लेकिन उन्होंने ये डिसीजन नहीं लिया। तो ये तो है।
ओके गाइस, चलते हैं। वाई डिड द नरेटर एंटर द स्टॉर्म? जाहिर सी बात है, ही वॉन्टेड एडवेंचर, तो वो एडवेंचरस थे, तो इसलिए। हु गाइडेड द नरेटर आउट ऑफ स्टॉर्म? कोई एक मिस्टीरियस पर्सन था, है ना। हु गाइडेड द नरेटर आउट ऑफ द हिज को पायलट अ ब्लैक एरोप्लेन, हाँ, अ ब्लैक एरोप्लेन पायलट था वो। द स्टोरी एंड्स विद अ फीलिंग ऑफ मिस्ट्री, तो वहां पे मिस्ट्री था कि कौन था वो। और व्हाट हैपेंड टू हिज इंस्ट्रूमेंट्स इनसाइड द, वो स्टॉप वर्किंग, काम करने बंद कर गए थे। और वाई व्हाट डिड द कंट्रोल टावर से आफ्टर लैंडिंग, कि वहां पर कोई प्लेन नहीं था, नो अदर प्लेन वॉज फ्लाइंग। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है हमारे, किस तरह से क्वेश्चंस आपके फ्रेम हो सकते हैं 2026 के लिए। डिस्क्राइब द रोल ऑफ द मिस्ट्री ब्लैक एरोप्लेन इन द स्टोरी, यानी क्या रोल था वो मिस्टीरियस ब्लैक एरोप्लेन का, वो आपको डिस्क्राइब करना है कि वो किस तरह से सुपरनेचुरल पावर थी जो हेल्प करा। और भी बहुत सारे इससे कंक्लूजन निकाले जा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो ये हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, हाउ डज फ्रेडरिक फोर्सिथ बिल्ड सस्पेंस एंड मिस्ट्री, यानी किस तरह से उन्होंने मिस्ट्री और सस्पेंस को क्रिएट किया। तो यहाँ से बहुत सारी चीज़ें निकल सकती हैं, किसी भी तरह से आप आंसर्स कर सकते हो। बहुत सोचा और समझा जा सकता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द नोट, एंड नोट बहुत ही मिस्टीरियस रहा है, समझ नहीं आता कि ये हुआ क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर आप बहुत कुछ लिख सकते हो। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ फेथ एंड ट्रस्ट ड्यूरिंग क्राइसिस इन द चैप्टर, तो आपको बताना है कि अगर आपके पास क्राइसिस हो तो किस तरह से आप उसको बाहर निकल सकते हैं, अगर आपको फेथ और ट्रस्ट हो। डिस्कस द नरेटर्स कैरेक्टर एंड हिज डिसीजन मेकिंग, यानी उनका डिसीजन मेकिंग कैसा था आपके हिसाब से, उसे डिस्कस कीजिए, बताइए। डू यू थिंक, इसमें आप नेगेटिवली और पॉजिटिवली और बोथ दोनों तरह से बता सकते हैं। डू यू थिंक द ब्लैक एरोप्लेन वॉज रियल और इमेजिनरी, आपको क्या लगता था, वो रियल था या इमेजिनरी था। जस्टिफाई योर आंसर, अपना आंसर जस्टिफाई करेंगे विद रेफरेंस टू द बुक। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट आपका चैप्टर है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। ओके, ये तो बहुत ही प्यारा चैप्टर है और आप बच्चों के लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है, बहुत चीज़ें आपको समझाता है, बहुत कुछ आपको करने के लिए कहता है, आपको क्रिएटिव माइंड बनाने की कोशिश करता है। तो आइए ज़रा पढ़ते हैं कि ये क्या है। द चैप्टर इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम एनी फ्रैंक्स डायरी रिटन ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के अंदर ये बना हुआ है। ये एक ज्यूइश थी और उस टाइम आपको पता है कि ज्यूज़ के ऊपर बहुत ही अत्याचार हो रहे थे। जर्मनी, इफ यू जस्ट टॉक अबाउट हिटलर, हिटलर ने तो सारे ज्यूज़ को मरवा ही दिया था, तो उन पर बहुत अत्याचार हो रहे थे उस टाइम। तो ज्यूज़ के ऊपर बहुत अत्याचार हो रहे थे उस टाइम। ठीक है, तो ओके। दूसरा, एनी रिसीव्ड डायरी एज अ बर्थ गिफ्ट एंड नेम्ड इट किटी। उनके एक पास डायरी जिसे बर्थडे गिफ्ट मिली थी, उसका नाम था किटी। शी फेल्ट शी हैड नो ट्रू फ्रेंड एंड डिसाइडेड टू ट्रीट द डायरी एज हर कॉन्फिडेंट, यानी कॉन्फिडेंट यानी उसका कॉन्फिडेंशियल, यानी उसको अपनी सारी बातें बतानी, कॉन्फिडेंशियल बातें बताने वाली चीज़ बन गई। ठीक है, सो एनी डिस्क्राइब्ड हर लविंग फैमिली एंड स्कूल लाइफ बिफोर गोइंग इनटू हाइडिंग। एनी डिस्क्राइब, उसको वो अपनी लविंग लाइफ को डिस्क्राइब करती है, एनी उसकी वो अपनी लविंग फैमिली और स्कूल लाइफ को बिफोर गोइंग इनटू हाइडिंग। ठीक है, छुपाने से पहले। फिर शी टॉक्ड अबाउट हर टॉकेटिव नेचर, वो अपने टॉकेटिव नेचर के बारे में बात करती है। हाउ टीचर्स फाउंड हर चैटर डिस्ट्रैक्टिंग, यानी उसे उसके टीचर भी है जो उसे चैटर बॉक्स वर्ड यूज़ किया गया है इसमें। हाँ, तो वो करते हैं, मतलब उसे चैटर बॉक्स बुलाते हैं। हर मैथ्स टीचर मिस्टर की सिंह पनिश्ड हर बाय गिविंग एक्स्ट्रा होमवर्क एसेज, तो उन्हें उन्हें पनिश कर दिया एक्स्ट्रा होमवर्क एसेज दे के, लेकिन वो तो उसकी हॉबी है। शी रोट ह्यूमरस एसेज लाइक चैटर बॉक्स टू जस्टिफाई हर टॉकेटिवनेस, तो उसने चैटर बॉक्स पर ही एक ऐसे लिख दिया। मिस्टर किसिंग वॉज अम्यूज बाय हर क्रिएटिविटी, तो वो बहुत ज़्यादा अम्यूज हो गए इसकी क्रिएटिविटी यानी राइटिंग स्किल्स को देखकर। इवेंचुअली ही स्टॉप्ड पनिशिंग हर, तो उन्होंने उन्हें पनिश करना बंद कर दिया। इवेंचुअली द चैप्टर शोज एनी इंटेलिजेंस, ऑप्टिमिज्म एंड लाइवली स्पिरिट डिस्पाइट हार्डशिप्स, यानी उसका कोई फ्रेंड नहीं था, उसको कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी वो चीज़ें लिखती थी, चीज़ों को एक्सप्रेस करती थी इन राइटिंग, है ना। और बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स थी उसके अंदर, किसी चीज़ को वो नेगेटिवली नहीं लेती थी। अगर उसे पनिशमेंट भी मिल रहा है तो उस पनिशमेंट को उसके अंदर वो अपॉर्चुनिटी ढूंढती थी और लोग फिर उसको समझ रहे थे कि हाँ
बहुत अच्छी बात है। इसी तरह से जब आप नेगेटिविटी के अंदर भी पॉजिटिविटी ढूंढ लेते हो तो बहुत बार आपके रास्ते बहुत आसान हो जाते हैं। क्या है इसके अंदर देखिए, कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंट यानी जहां आप कॉन्फिडेंशियल बातें लिखते हैं, डायरी, आइसोलेशन अलग होना, चैटर बॉक्स बहुत बातें करना, पनिशमेंट सजा, क्रिएटिविटी, ऑप्टिमिज्म, एडोलेसेंस यानी एक ऐसी उम्र जिसमें अभी आप एडल्ट हुए नहीं हो, ठीक है, ह्यूमर और रिफ्लेक्शन, ये सारे के सारे आपके कीवर्ड्स हैं जो आपके अपने शॉर्ट आंसर्स और लॉन्ग आंसर्स में करने होंगे। ओके गाइस, इसके बाद आ जाइए मेन कैरेक्टर्स इसमें कौन कौन था। तो मेन कैरेक्टर इसके अंदर था एनी फ्रैंक, मिस्टर कीसिंग और ऑटो फ्रैंक और एनीज मदर एंड सिस्टर, ठीक है। तो एनी फ्रैंक तो थी वो एक जूइश गर्ल थी, बहुत इंटेलिजेंट थी, टॉकेटिव थी और सेंसिटिव थी एंड इमेजिनेटिव भी बहुत थी। और जो इनके टीचर थे वो बहुत स्ट्रिक्ट मैथ्स टीचर्स थे और वो लेटर उसे अप्रिशिएट करने लगे। ऑटो फ्रैंक जो थी वो उसके फादर थे, ठीक है, और बहुत केयरिंग और सपोर्टिव थे। उनकी जो मदर थी लविंग फैमिली मेंबर्स था उनका, मतलब ऐसा नहीं था, ठीक है। थीम पावर ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन, यानी उसने अपने आप को एक्सप्रेस किया, पूरी तरह से एक्सप्रेस किया, तो उसकी पावर बताई जा रही है। इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रेंडशिप एंड इमोशनल सपोर्ट, यानी अगर आपकी फ्रेंडशिप और इमोशनल सपोर्ट होती है तो उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, थीम है यह, ठीक है। एडोलेसेंस एंड सेल्फ डिस्कवरी, यानी एक छोटी सी उम्र में अपने आप को सेल्फ डिस्कवर करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। ऑप्टिमिज्म ड्यूरिंग एडवर्सिटी, यानी जब बहुत चीज़ें खराब हो रही हो उसके अंदर भी आपने ऑप्टिमिज्म यानी आशावादी बने रहे हो। ह्यूमर एज अ कोपिंग मैकेनिज्म, यानी ह्यूमर जो है एक तरह से कोपिंग मैकेनिज्म है, यानी चीज़ों को अगर आप देखो, ऐसा होता है ना, अगर कोई आपको बुरा लगता है, कोई आपका मजाक उड़ा रहा है, तो आप अपना ही मजाक उड़ा लो, खत्म। आप अपना मजाक उड़ाओगे तो ज़्यादा बुरा नहीं लगेगा और सामने वाला फिर मजाक भी नहीं उड़ाएगा आपकी। तो ह्यूमर से कोपिंग करना, मैनेज करना चीज़ों को ह्यूमर से अपने, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। लेसन क्या मिलता है, राइटिंग हेल्प्स एक्सप्रेस इमोशंस एंड ओवरकम लोनलीनेस, और पॉजिटिविटी एंड ह्यूमर कैन लाइटन डिफिकल्ट सिचुएशन, डिफिकल्ट सिचुएशंस को भी लाइटन किया जा सकता है पॉजिटिविटी और ह्यूमर से। क्रिएटिविटी कैन टर्न पनिशमेंट इनटू अपॉर्चुनिटी एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस इज इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग टीनेज ईयर्स। तो ये सारी की सारी लेसन हमें इससे मिलते हैं। वाई डिड एनी स्टार्ट राइटिंग अ डायरी, क्योंकि उसका कोई स्कूल ही नहीं था। शी फेल्ट लोनली, कोई था नहीं उसके पास। वाई डिड मिस्टर कीसिंग पनिश एनी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बातें करती थी, तो इसलिए। मिस्टर कीसिंग फाइनली क्या करा उन्होंने, फाइनली उसकी क्रिएटिविटी को उन्होंने प्रेस किया। और व्हाट नेम डिड एनी गिव टू हर डायरी, जिसका नाम किटी था, ठीक है। हाउ डिड एनी रेस्पॉन्ड टू हर पनिशमेंट, उसने अपनी पनिशमेंट को कैसे रिस्पॉन्ड किया, उसको इग्नोर किया। कंप्लेंट शी रोट क्रिएटिव एसेज, तो उसने क्रिएटिव एसेज लिखे अपनी पनिशमेंट के अंदर। तो आइए इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। डिस्क्राइब एनी फ्रैंक्स पर्सनैलिटी एज रिवील्ड इन द चैप्टर, उनकी पर्सनैलिटी यानी उनका कैरेक्टर आपको स्केच करना है, ठीक है, तो वो आप कर सकते हो कि कैसा कैरेक्टर था। उसके बाद हाउ डज एनी ट्रांसफॉर्म पनिशमेंट इनटू क्रिएटिव अपॉर्चुनिटी, यानी किस तरह से पनिशमेंट को उन्होंने क्रिएटिव अपॉर्चुनिटी में चेंज कर दिया, ये भी आपको बताना है, ठीक है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ द डायरी एज एनीज ट्रू फ्रेंड, तो डायरी का क्या रोल था एक्सप्लेन करेंगे उसे। फिर क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमर एंड ऑप्टिमिज्म एंड इन एनीज लाइफ, तो ह्यूमर और ऑप्टिमिज्म का क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है एनी की लाइफ में, ये बताया गया। हाउ डज दिस चैप्टर रिफ्लेक्ट साइकोलॉजी ऑफ एडोलेसेंस, यानी एक छोटे से बच्चे की जो अभी जवान नहीं हुआ है, एक टीन एज की क्या साइकोलॉजी है इस चैप्टर में बताई गई है, क्या रिफ्लेक्ट हुई है, वो आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है गाइस। आ जाइए, द 100 ड्रेसेस, द 100 ड्रेसेस चैप्टर को जरा देखेंगे कि क्या है ये द 100 ड्रेसेस। हंड्रेड ड्रेसेस जैसे नॉर्मल स्कूल्स में बच्चियां पढ़ती हैं, ठीक है, तो वो बच्चे जब पढ़ने जाते हैं तो ऐसा होता है कि कुछ लोग किसी की मजाक उड़ाते हैं, बुलिंग करते हैं, ठीक है। कुछ लोगों को बुरा भी लगता है कि यार नहीं इसकी बुलिंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो चुप रहते हैं। तो यह कैरेक्टर कुछ इसमें ऐसे होने वाले हैं, ठीक है। ओके, वांदा एक नाम है, वैंडा, वांदा बोल दो, वैंडा बोलो। वैंडा अ पुअर पॉलिश गर्ल, बहुत ही एक पुअर लड़की है, स्टडीड इन अमेरिकन स्कूल, अमेरिकन स्कूल में पढ़ती है। यानी वैंडा जो है एक पुअर गर्ल है और पढ़ती क्या है, अमेरिकन स्कूल में पढ़ती है,
शी क्लेम्ड दैट शी हैड 100 ब्यूटीफुल ड्रेसेस। उनका ये क्लेम था कि उनके पास 100 बहुत खूबसूरत ड्रेसेस हैं, ठीक है। ही हर क्लासमेट स्पेशली पैगी एंड मैडी मॉक्ड हर डेली, वो इनका मजाक उड़ाते थे रोज इस बात को लेकर। मैडी फेल्ट गिल्टी बट लैक्ड करेज टू स्टॉप पैगी। मैडी जो थी वो थोड़ी अच्छे दिल की थी और उसे बुरा भी लगता था वो किस तरह से फील भी गिल्टी करती थी, लेकिन उसके अंदर करेज नहीं था कि वो पैगी को क्या कर सके, स्टॉप कर सके। वैंडा स्टॉप कमिंग टू स्कूल। वैंडा ने स्कूल आना बंद कर दिया। ऑल ऑफ द सडन लेटर द क्लास लर्न दैट द वैंडास फैमिली हैड मूव टू द अनदर टाउन ड्यू टू इंसल्ट्स, यानी उनकी बहुत इंसल्ट्स हो रही थी तो वो दूसरे टाउन में चले गए, ठीक है। A drawing competition was announced at school। फिर स्कूल में ड्राइंग कंपटीशन हुआ। वैंडा won the competition for her beautiful designs of 100 dresses। तो 100 ड्रेसेस जो थी वो उसके डिजाइन थे और वो कंपटीशन को जीत गई। पैगी एंड मैडी रियलाइज दैट देयर मिस्टेक एंड फेल्ट डीप रिग्रेट। उन्हें बहुत ही रिग्रेट हुआ जब वो देखा कि यार 100 ड्रेसेस का जो डिज़ाइन उसने बना रखा था और जिसकी हम मजाक उड़ा रहे थे, देखो आज वो कंपटीशन जीत गई है, तो उन्हें बहुत ही रिग्रेट फील हुआ। मैडी डिसाइडेड नेवर टू रिमेन साइलेंट अगेंस्ट इनजस्टिस। यानी उसने मैडी ने, क्योंकि मैडी को वैसे भी बुरा लगता था लेकिन वो पैगी के सामने बोल नहीं पाती थी, तो मैडी को लगा यार आज के बाद मैं ना अगर कहीं इनजस्टिस हो रहा होगा तो कभी भी चुप नहीं रहूंगी। ये बहुत बड़ा मैसेज आपको देता है एज ए स्टूडेंट। तो कभी भी आपको लगे कि हाँ कि यहाँ पे क्या हो रहा है, इनजस्टिस हो रहा है, तो आप अपनी आवाज़ को उठाएं, नो मैटर व्हाट। चाहे आपका वो दोस्त आपका हो बुलिंग कर रहा हो किसी को, चाहे वो आपका रिश्तेदार हो, चाहे वो आपका फैमिली का पर्सन हो, अगर वो किसी को बुलिंग कर रहा है तो इनजस्टिस के खिलाफ आपको उठना होगा। तो यही आपका ये इससे मैसेज मिलता है। बहुत ही प्यारी स्टोरी है। आइए, तो बुलिंग तो होती थी, मौकरी मजाक उड़ाया जाता था, पॉवर्टी पर बात हुई, प्रेजुडिस थे, रिग्रेट, करेज हुआ, कंपैशन था, इनजस्टिस था, वहाँ सेल्फ रिस्पेक्ट और ट्रांसफॉर्मेशन जो देखने को मिली। सो बेसिकली ये आपके कीवर्ड्स है जो आपको यूज करने हैं अपने किसमें, लॉन्ग एंड शॉर्ट आंसर्स में। मेन कैरेक्टर इसमें वैंडा है और जो बहुत चुपचाप रहने वाली, ठीक है, और बहुत टैलेंटेड ए पॉलिश गर्ल हु फेसेस बुलिंग, जो बुलिंग फेस करती थी। पैगी जो है वो पॉपुलर गर्ल थी और वो वंदना को टीस करती थी, ठीक है। मैडी जो थी वो पैगीज की फ्रेंड थी, काइंड हार्टेड थी बट लैक्स करेज, शुरू में करेज नहीं था। मिस मैसन जो थी वो क्या थी, एक अंडरस्टैंडिंग एंड सपोर्टिव टीचर थी। थीम क्या है कि बुलिंग एंड इट्स कंसिक्वेंसेस, जब हम किसी को बुलिंग करते हैं तो उसके क्या कंसिक्वेंसेस निकल कर आते हैं, ठीक है। इसके बाद पावर ऑफ काइंडनेस एंड एम्पैथी। पावर ऑफ काइंडनेस और एम्पैथी की क्या पावर होती है। गिल्ट एंड सेल्फ रियलाइजेशन क्या है, स्टैंडिंग अप अगेंस्ट इनजस्टिस, जैसे कि मैडी को लगे कि मुझे इस चीज़ के खिलाफ बोलना चाहिए क्योंकि शी फील्स दैट इट इज़ रॉन्ग, तो वो नहीं बोली। पर इनर स्ट्रेंथ एंड टैलेंट, तो ये वैंडा के बारे में कहा गया है। नेवर जज समवन बाय देयर अपीयरेंस और बैकग्राउंड, यानी बैकग्राउंड और अपीयरेंस के हिसाब से किसी को जज नहीं करना चाहिए। साइलेंस इन द फेस ऑफ इनजस्टिस इज ऑल्सो रॉन्ग, यानी अगर आपके सामने इनजस्टिस हो रहा है और अगर आप साइलेंस हो तो आप भी गलत ही हो। बुलिंग कैन डीपली हर्ट अदर्स, यानी बुलिंग जो है वो लोगों को क्या कर सकती है, बहुत हर्ट कर सकती है। करेज एंड कंपैशन मेक बेटर इंडिविजुअल्स, करेज एंड कंपैशन इंडिविजुअल्स को बेहतर बनाते हैं, ठीक है। ये हमें लेसन से यहाँ से मिल रहा है। सो वाई वॉज वैंडा टीज्ड इन स्कूल, बिकॉज शी वॉज एक्चुअली वेरी पुअर एंड डिफरेंट। सो व्हाट डिड वैंडा विन, वैंडा क्या जीती, एक ड्राइंग कॉम्पिटिशन जीती, ठीक है। इसके बाद हु फेल्ट द मोस्ट गिल्टी लेटर, तो गिल्टी बहुत फील हुई मैडी को। वाई डिड वैंडा लीव स्कूल, क्योंकि वो लोग उनकी इंसल्ट करते थे, बुली करते थे बहुत ज़्यादा। शी मूव्ड अवे ड्यू टू बुलिंग। व्हाट डिसीजन डिड मैडी मेक, कि मैं आज के बाद नेवर स्टे साइलेंट अगेंस्ट क्रूलिटी, तो क्रूलिटी के अगेंस्ट मैं हमेशा अब मैं साइलेंट नहीं रहूंगी, उसने वो डिसाइड किया, राइट। ओके, सो डिस्क्राइब वैंडा कैरेक्टर एंड साइलेंट स्ट्रेंथ। वैंडा का कैरेक्टर उसके साइलेंट स्ट्रेंथ को आपको डिस्क्राइब करना है तो आप बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हैं क्योंकि इसमें सारी बातें लिखी हुई हैं। हाउ डज मैडीज कैरेक्टर शो मॉरल ग्रोथ इन द स्टोरी, यानी मैडीज के कैरेक्टर का किस तरह से मॉरल ग्रोथ होता है इस स्टोरी के अंदर, ये भी बताया, उसकी भी ट्रांसफॉर्मेशन होती है। और तीसरा क्या है, डिस्कस द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ बुलिंग
एज शोन इन द चैप्टर। यानी आपको बताना है कि हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ बुलिंग, यानी बुलिंग करने के कितने बुरे इफेक्ट्स, क्योंकि उसे पूरा वहां से छोड़ना पड़ गया, ठीक है, शोन इन द चैप्टर, ठीक है। एनालाइज द रोल ऑफ मिस मैसन इन शेपिंग स्टूडेंट्स वैल्यू, यानी ये टीचर है, इनका एनालाइज करना इनके कैरेक्टर को। और इसके बाद साइलेंस इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ पार्टिसिपेशन, अगर आप कहीं किसी बात में साइलेंट हो तो समझ लीजिए आप भी उसी चीज में शामिल हो। एक्सप्लेन विद द रेफरेंस टू द मेडी। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं फिर। ओके, पढ़ते हैं। अ बेकर फ्रॉम गोवा। तो गोवा का एक बेकर है, यहाँ पे एक ट्रेडिशन है, यहाँ इस पूरे चैप्टर में कल्चरल और ट्रेडिशन में जो चीज़ें चल जाती हैं उनकी इंपॉर्टेंस को बताया गया है, ठीक है गाइस। सो द चैप्टर डिस्क्राइब्स द ट्रेडिशनल बेकिंग कल्चर ऑफ गोवा। तो यानी गोवा का एक बेकिंग कल्चर है, उसको बताया गया है ड्यूरिंग पुर्तगीज रूल, जब पुर्तगीज रूल था गोवा के अंदर। द बेकर्स वर कोल्ड पैडर एंड हेल्ड इंपॉर्टेंस प्लेस इन गोवा सोसाइटी। गोवा सोसाइटी के अंदर उनको पेडर कहा जाता था और इंपॉर्टेंस प्लेस, सिग्निफिकेंट प्लेस वो होल्ड करते थे सोसाइटी के अंदर। द ऑथर रिकॉल्स हिज चाइल्डहुड मेमोरीज ऑफ ईगरली वेटिंग फॉर द बेकर। ऑथर यहाँ पे अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज को याद करता है कि वो किस तरह से बेकर का वेट करता था ईगरली। अ बेकर विजिटेड होम्स डेली विद अ बैम्बो स्टाफ एंड बास्केट ऑफ ब्रेड। तो बेकर जो होता था वो रोज होम पर डेली विजिट करता था और एक बैम्बो उसके हाथ में होता था, ठीक है, और उसके हाथ में एक होती थी बास्केट ऑफ ब्रेड, ठीक है। ब्रेड वॉज एन एसेंशियल ऑफ गोवा मील्स एंड फेस्टिवल्स। तो जो ब्रेड था वो गोवा के मील्स और फेस्टिवल्स का इसेंशियल था, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था। स्पेशल ब्रेड्स लाइक बॉल, स्वीट ब्रेड एंड ब्रेड रोल्स वर पॉपुलर। तो इस तरह के स्पेशल ब्रेड्स वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे वहाँ पे, कल्चरल चीज़ थी खाने की कोई। मैरिज गिफ्ट्स एंड फेस्टिव ओकेजन्स वर इनकम्प्लीट विदाउट ब्रेड। तो जो अगर मैरिज में गिफ्ट में फेस्टिव में ओकेजन्स में अगर ब्रेड ना हो तो वो इनकम्प्लीट मानी जाती थी। द बेकर वॉर अ ट्रेडिशनल ड्रेस कॉल्ड कबाई। तो बेकर भी जो होता था वो एक ट्रेडिशनल ड्रेस पहनकर ही वहां पर आता था, मतलब एक ट्रेडिशनल रिवाज था, ठीक है। सो चिल्ड्रन ऑफन कलेक्टेड ब्रेड इन एक्सचेंज ऑफ फॉर कॉइन्स और लेफ्ट ओवर स्वीट्स। सो स्वीट्स की जो लेफ्ट ओवर होता था या कॉइन्स के बदले में वो ब्रेड ले लेते थे। सो इवन टुडे बेकिंग रिमेन्स एन इम्पॉर्टेंट प्रोफेशन इन गोवा। तो आज भी बेकिंग जो है वो एक इम्पॉर्टेंट प्रोफेशन माना जाता है गोवा के अंदर। तो ये कल्चरल चीज़ थी जो गोवा के अंदर बेकिंग सिस्टम है। चलिए, पेडर बोला जाता है वहां के बेकर को। ट्रेडिशन की बात हुई, पुर्तगीज के समय का था। नॉस्टैल्जिया याद आता, अपने ऑथर ने अपना नॉस्टैल्जिया बताया। कबाई एक ट्रेडिशनल ड्रेस थी जो पहनकर बेकर बेचते थे। बैम्बो स्टाफ उनके हाथ में होता था। लॉव्स यानी बोला जाता है ब्रेड्स को, लीव्स ऑफ पीसेस ऑफ ब्रेड। बोल एक टाइप ऑफ ब्रेड होता था। कल्चर को शो किया गया है और ऑक्यूपेशन की बड़ी इज्जत हुई है। तो ये सारी की सारी चीज़ें बच्चे इसमें क्या है, कीवर्ड्स हैं, इनको याद रखना है। मेन कैरेक्टर इसमें नरेटर खुद है, ठीक है। तो नरेटर है रिमेंबर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस इन गोवा, और एक बेकर है जो सिंबल ऑफ ट्रेडिशनल एंड कम्युनिटी लाइफ है। और गोवा फैमिलीज एंड चिल्ड्रन रिप्रेजेंट कल्चरल अटैचमेंट टू ब्रेड। थीम क्या है, थीम यह है प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रेडिशन, यानी ट्रेडिशन की प्रिजर्वेशन करना। कल्चरल हेरिटेज ऑफ गोवा बताया गया है। इंपॉर्टेंस ऑफ ऑक्यूपेशन इन सोसाइटी, यानी ऑक्यूपेशन किसी पेशे की समाज के अंदर कितनी इंपॉर्टेंस होता है उसको बताया गया है। और नॉस्टैल्जिया एंड चाइल्डहुड मेमोरीज को नरेट किया गया है बाय द नरेटर।
ट्रेडिशन मतलब लेसन या मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस रिफ्लेक्ट कल्चरल आइडेंटिटी, यानी ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस कल्चरल आइडेंटिटी को रिफ्लेक्ट करते हैं। रिस्पेक्ट एवरीवेयर, हाँ रिस्पेक्ट एवरी प्रोफेशन इन सोसाइटी, इससे ये भी हमें मिलता है कि हमारी सोसाइटी के अंदर कोई भी प्रोफेशन है उसे हम सबको रिस्पेक्ट करना चाहिए। एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस शुड बी प्रिजर्व्ड, कल्चरल प्रैक्टिसेस प्रिजर्व रहनी चाहिए, चलती रहनी चाहिए। सिंपल जॉयज ऑफ चाइल्डहुड लीव लास्टिंग मेमोरीज, यानी जो सिंपल सिंपल जॉयज होते थे वो हमेशा के लिए याद रहते थे। आपको भी याद होगा जब आप बहुत छोटे होंगे, अभी तो खैर छोटे ही हो आप भी, लेकिन जब 10 साल के 12 साल के ये ज़्यादा चीज़ें वहाँ ज़्यादा देखने को मिलती हैं। तो ज़रा देखेंगे व्हाट वर गोवा बेकर्स कोल्ड, ओके उनको पेडर्स कहा जाता था, ठीक है। इसके बाद व्हाट डिड द बेकर कैरी टू अनाउंस हिज अराइवल, यानी बैम्बो स्टाफ होता था उनके हाथ में। विच ड्रेस डिड द बेकर वियर, तो कबाई नाम की एक ड्रेस पहनते थे वो, ठीक है। उसके बाद ब्रेड वॉज इम्पॉर्टेंट इन गोवा स्पेशली ड्यूरिंग फेस्टिवल्स एंड मैरिजेस। चैप्टर मेनली हाईलाइट्स क्या, गोवा ट्रेडिशन एंड कल्चर को मेंशन किया। आइए इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। डिस्क्राइब द रोल ऑफ द बेकर इन गोवा सोसाइटी, यानी गोवा सोसाइटी में बेकर का क्या रोल है उसको डिस्क्राइब कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, आप डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हाउ डज द ऑथर, यानी जो नरेट कर रहे हैं, हाउ डज द ऑथर प्रेजेंट नॉस्टैल्जिया इन द चैप्टर, उन्होंने बताया कि किस तरह से वो बेकर के आने का इंतजार करते थे, तो उसको हम आपको एक्सप्लेन करना है सिचुएशन को। एक्सप्लेन द कल्चरल इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेड इन गोवा, तो गोवा के अंदर ब्रेड के कल्चर की क्या इंपॉर्टेंस है ये आप वो डिस्क्राइब कर सकते हैं। डिस्कस हाउ द ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस शेप कम्युनिटी आइडेंटिटी, आप बताइए किस तरह से ऑक्यूपेशंस जो होते हैं वो कम्युनिटी की आइडेंटिटी को शेप कर देते हैं, ठीक है। अब बेकर फ्रॉम गोवा इज अ ट्रिब्यूट टू कल्चरल हेरिटेज जस्टिफाई, यानी बेकर फ्रॉम गोवा जो है वो क्या एक ट्रिब्यूट करता है कल्चर हेरिटेज को, यानी कल्चरल हेरिटेज को बताता है, ट्रिब्यूट करता है, श्रद्धांजलि देता है, ठीक है। आ जाइए भाई, नेक्स्ट वर्ड है आपका कोर्ग, ओके। चलिए भाई अब बात करते हैं कोर्ग की, और इनको कहा जाता था कोडागु, यानी कोर्ग को कोडागु भी कहा जाता था। इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक, ये एक कर्नाटक का बहुत सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है। इट लाइज मिडवे बिटवीन मैसूर एंड कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर, सो ये मिडवे में पड़ता था मैसूर और मैंगलोर के, ठीक है। द प्लेस इज फेमस फॉर इट्स एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, तो वो अपने रेन फॉरेस्ट एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट के लिए, स्पाइसेस के लिए और कॉफ़ी प्लांटेशंस के लिए जाना जाता था, यानी 3 चीज़ों के लिए जाना जाता था, इंपॉर्टेंट है। द वेदर इज प्लेजेंट थ्रू आउट द ईयर, वेदर जो है वो थ्रू आउट द ईयर प्लेजेंट रहता था, स्पेशली ड्यूरिंग मानसून सीजन, मानसून सीजन के अंदर और अच्छा मौसम वहाँ पर रहता था, यानी मौसम अच्छा रहता था। द रिवर केवरी ऑरिजिनेट्स फ्रॉम द हिल्स ऑफ कोर्ग, तो वो जो द रिवर है वो कोर्ग के हिल से गुजर कर आती थी। द पीपल ऑफ कोर्ग आर नोन फॉर ब्रेवरी एंड हॉस्पिटैलिटी, वहाँ के लोग बहादुरी और मेहमान नवाजी के लिए जाने जाते थे। मैनी कोर्गिज हैव सर्व्ड इन इंडियन आर्मी विद ग्रेट ऑनर, बहुत सारे कोर्गीज ने आर्मी के अंदर सर्व किया है और ग्रेट ऑनर के साथ इंडियन आर्मी के साथ ग्रो किया है। जनरल कैरियाप्पा द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी वॉज फ्रॉम कोर्ग, यानी जो जनरल कैरियप्पा है जो फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी थे वो कहाँ से थे, कोर्ग से थे,
ठीक है। एडवेंचर एक्टिविटीज़ लाइक रिवर राफ्टिंग, ट्रैकिंग एंड माउंटेन क्लाइंबिंग अट्रैक्ट टूरिस्ट, ये सारी चीज़ें टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती हैं। कोर्ग इज़ अ परफेक्ट ब्लेंड ऑफ नेचुरल ब्यूटी, कल्चरल एंड एडवेंचर। एक जगह का नाम है जिसकी एक कल्चरल वैल्यू, जिसकी एक एटमॉस्फेरिक वैल्यू और जिसकी एक ब्रेवरी वैल्यू और हॉस्पिटैलिटी की वैल्यू बताई गई है एक जगह की। तो इस पर सारा वो डिस्कशन हुआ है, बहुत अच्छा है ये भी। एवरग्रीन फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट की वजह से वो जाना जाता था, और कॉफ़ी प्लांटेशन की वजह से, मॉनसून की वजह से जाना जाता था, हॉस्पिटैलिटी की वजह से जाना जाता था, मार्शल रेस थी वहाँ पर, उसकी जाना जाता था कि लोगों के अंदर वो इनिशियली ब्रेव थे और फर्स्ट चीफ आर्मी जो है वो वहीं से थे, ब्रेवरी एडवेंचर के लिए। रिवर कैवरी वहीं के हिल से निकल कर आती थी। बायोडाइवर्सिटी, लाइफ बहुत अच्छी। तो ये सारे कीवर्ड्स आपको लिखने होंगे वहाँ पर, ठीक है। इसके बाद आ जाइए मेन एलिमेंट्स क्या होने वाले हैं इसके अंदर। सो मेन एलिमेंट्स और पर्सनालिटीज मेंशन कहाँ पर है? हाँ, कोरगी पीपल है ना, कोडावस जिनको कहा जाता था, ये ब्रेव, इंडिपेंडेंट और हॉस्पिटेबल होते थे, बड़ी मेहमान नवाजी करते थे। जनरल कैरियप्पा जो थे वो फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी थे, ठीक है। और रिवर केवारी यहाँ से गुजर कर जाती थी कोर्ग से, और टूरिस्ट और एडवेंचर्स के लिए बहुत अट्रैक्टिव चीज़ थी। अच्छा, थीम क्या है? नेचुरल ब्यूटी एंड बायोडाइवर्सिटी को बताना, कल्चरल प्राइड एंड ब्रेवरी को बताना, हार्मनी बिटवीन नेचर एंड पीपल को बताना, एडवेंचर और टूरिज्म की बात करना। ये सारे के सारे आपके थीम है, यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। लेसन क्या है? इंडिया इज रिच इन डाइवर्स कल्चर्स एंड लैंडस्केप, नेचर शुड बी प्रिजर्व्ड एंड रिस्पेक्टेड, करेज एंड डिसिप्लिन आर एडमायरेबल क्वालिटीज़, टूरिज्म प्रमोट्स कल्चरल अंडरस्टैंडिंग। तो ये सारे आपके इससे लेसन सीखने को मिलते हैं बच्चों। आइए क्वेश्चंस कौन से हैं ज़रा देख लेते हैं। कोर्ग इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट? ये कर्नाटक के स्टेट में है बच्चे। और कोर्ग इज़ फेमस फॉर किस चीज़ के लिए? कॉफ़ी प्लांटेशंस के लिए। और द रिवर दैट ओरिजिनेट्स फ्रॉम कोर्ग इज कौन सी है? कैवरी है, ठीक है। हु वॉज जनरल कैरियप्पा? वो फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी थे। द पीपल ऑफ कोर्ग आर नोन फॉर देयर किस चीज़ के लिए? ब्रेवरी और हॉस्पिटैलिटी के लिए वो जाने जाते थे। अब इसके बाद देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर 2026। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। डिस्क्राइब द नेचुरल ब्यूटी ऑफ कोर्ग एज प्रेजेंटेड इन द चैप्टर। तो नेचुरल ब्यूटी को डिस्क्राइब कर देंगे क्योंकि बहुत ही ब्यूटीफुल था। दूसरी बात क्या आती है? डिस्कस द ब्रेवरी एंड यूनिक कल्चर ऑफ कोर्ग, उनके लोगों के अंदर जो का बिहेवियर था उसे कैरेक्टराइज करना है आपको इस क्वेश्चन में। हाउ डज द ऑथर ब्लेंड ज्योग्राफी एंड कल्चर इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ कोर्ग, यानी किस तरह से ज्योग्राफी बताइए और कल्चर को बताया है वहाँ के, यानी दोनों चीज़ें बताइए, कल्चर ज्योग्राफी। कल्चर लोगों के ब्रेव थे, हॉस्पिटैलिटी थी, तो ये भी बताया गया, तो उनको मिक्स करके बताना है कैसे ब्लेंड किया है। एक्सप्लेन वाई कोर्ग इज कॉल्ड पीस ऑफ हेवन ऑन अर्थ। तो बताइए क्यों कोर्ग को पीस ऑफ हेवन ऑन अर्थ कहा गया? क्योंकि इतनी सारी अच्छी चीज़ें हैं, नेचुरल एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। फिर क्या है इसके बाद? क्वेश्चन नंबर 5, हाईलाइट द एडवेंचर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल कोर्ग फॉर टूरिज्म के पर्पज से ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक है गाइज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है टी फ्रॉम आसाम, ठीक है। तो टी फ्रॉम आसाम में ज़रा देख लीजिए क्या है बच्चे। यहाँ से क्वेश्चन आपके ये भी आपका एक तरह से कल्चरल चैप्टर है, तो कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा चैप्टर है ये भी। ज़रा बात करते हैं इसमें क्या क्या है। तो चैप्टर इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ग्लिम्स ऑफ इंडिया, यानी ग्लिम्स ऑफ इंडिया की बात की गई है। इसमें राजवीर और प्रांजल ट्रैवलिंग बाय ट्रेन टू आसाम, ठीक है। राजवीर और प्रांजल जो है वो ट्रेन में आसाम की तरफ ट्रैवलिंग कर रहे हैं। प्रांजल बिलोंग्स टू आसाम, प्रांजल अपने घर जा रहा है आसाम, एंड इज अ फैमिलियर विद टी प्लांटेशन, और वो टी प्लांटेशन को बहुत अच्छे से जानता है बिकॉज ही इज फ्रॉम आसाम, ठीक है। राजवीर इज एक्साइटेड टू सी द वास्ट टी गार्डन्स, और राजवीर बहुत एक्साइटेड है बिकॉज हिज नेवर बीन देयर, और वैसे भी वो उसका जो नेचर है वो बहुत क्यूरियस है और चीज़ों को जानने वाला नेचर है इसके अंदर। आसाम हैज़ द लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टी प्लांटेशन इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड के अंदर लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टी प्लांटेशन है आसाम में। सो टी बुशेस लुक लाइक नीटली ट्रिम्ड ग्रीन कारपेट्स, वो ऐसे बहुत प्यारी लगती हैं, ठीक है। और इसके बाद है वुमेन प्लक टी लीव्स स्किलफुली एंड विद बैम्बो बास्केट्स ऑन देयर बैक्स, ये पूरा इसका डिस्क्रिप्शन है, इसे देख लेना आप। और राजवीर शेयर्स द हिस्ट्री ऑफ टी एंड चाइनीज लेजेंड्स अबाउट इट्स डिस्कवरी, वो बहुत सारी चीज़ें बताता है कि किस तरह से पहले बताया कि चाइनीज़ से आया है ये टी का,
और लेजेंड बताते हैं। टी बिकेम पॉपुलर इन यूरोप एंड लेटर इन इंडिया अंडर ब्रिटिश रूल। और इसके बाद बताया द चैप्टर हाईलाइट्स द ब्यूटी ऑफ आसाम एंड इंपॉर्टेंस ऑफ टी इन इंडियन कल्चर। सिंपल ये बात यहाँ पे टी से रिलेटेड और कल्चर से रिलेटेड हुई है। इसके अंदर ज़रा देख लीजिएगा, प्लांटेशन, ब्रू, लेजेंड, स्टेट, टी गार्डन, वेंडर, कॉलोनियल, एवरग्रीन, मॉनसून और हार्वेस्ट। ये 10 के 10 आपके कीवर्ड्स हैं। इसको कहीं भी जब आप लिखोगे तो इन कीवर्ड्स को ज़रूर मेंशन करना। ओके गाइस, इसके बाद आ जाइए मेन कैरेक्टर। इसके अंदर कौन है? 3 मेन कैरेक्टर हैं, राजवीर, रंजोल और टी गार्डन वर्कर्स। तो राजवीर बड़ा क्यूरियस नॉलेजेबल बॉय है और शेयर्स फैक्ट्स अबाउट टी है। और राजवीर फ्रेंड जो है फ्रॉम आसाम है और प्रैक्टिकल है और बहुत ऑब्जर्वेंट है ये भी प्रांजल। और थीम क्या है ज़रा देख लेते हैं। थीम है ब्यूटी ऑफ आसाम्स लैंडस्केप बताना, हिस्ट्री एंड ग्लोबल जर्नी ऑफ टी बताना, हार्ड वर्क ऑफ प्लांटेशन वर्कर्स का बताना और कल्चरल एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ टी बताना। लेसन क्या मिलता है हमें इससे? एवरी डे थिंग्स लाइक टी हैव अ रिच हिस्ट्रीज एंड क्यूरियोसिटी इंक्रीजेस नॉलेज, नेचर एंड एग्रीकल्चर आर वाइटल टू द इकोनॉमी एंड रेस्पेक्ट द हार्ड वर्क ऑफ द फार्मर्स एंड वर्कर्स। ये सारी की सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं इस पूरे चैप्टर से। इसके बाद आ जाइए, जरा क्वेश्चन देख लीजिए। हु वाज राजवीर ट्रैवलिंग विद? राजवीर जो है वो प्रांजल के साथ ट्रैवल कर रहा था। इसके बाद आसाम इज फेमस फॉर व्हाट? आसाम इज फेमस फॉर टी, और टी बुशेस आर वेरी क्या शॉर्ट एंड नीटली प्रून्ड प्लांट्स, मतलब देखने में ऐसी लगती थी। अकॉर्डिंग टू अ लेजेंड टी वाज डिस्कवर्ड इन चाइना। लेजेंड के हिसाब से ये बताया गया है कि चाइना के अंदर डिस्कवरी हुई थी इसकी। द टी लीव्स आर मेनली प्लक्ड बाय वुमेन वर्कर्स। तो मोस्ट ऑफ द टाइम वुमेन वर्कर्स होती हैं उसको लीव करने के लिए। ओके, लीव को प्लग करने के लिए। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से, वो जरा देख लीजिए। डिस्क्राइब द सीनिक ब्यूटी ऑफ आसाम एज शोन इन द चैप्टर। तो किस तरह से आसाम की ब्यूटी को शो किया गया है उसे आप डिपिक्ट कीजिएगा इसमें। एक्सप्लेन द हिस्ट्री एंड लेजेंड्स रिलेटेड टू द डिस्कवरी ऑफ टी। डिस्कवरी को लेकर बहुत सारी बोध के बारे में बताया गया है और चाइना के बारे में बताया गया है। बहुत सारी डिस्कवरी के इसमें बात हुई है, ठीक है। तो उसे हम डिस्क्राइब करेंगे। कंपेयर द कैरेक्टर्स ऑफ राजवीर एंड प्रांजल। राजवीर का क्या कैरेक्टर है और प्रांजल का क्या कैरेक्टर है उसको हमें एक्सप्लेन करना है। डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ टी इन इंडियाज इकोनॉमी एंड कल्चरल। तो इनको डिस्कस कर सकते हैं आप। और हाउ डज द ऑथर कंबाइन ट्रैवल एक्सपीरियंस विद फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, यानी ऑथर किस तरह से ट्रैवल के थ्रू फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को कंबाइन करता है, ये भी डिस्कशन वहाँ उनका होता है। वो बताता है कि टी कहाँ से आई है, कैसे आई है, कुछ फैक्ट्स रखने की कोशिश करता है, ठीक है बच्चे। आ जाइए, मिजबिल द ऑटर। ये एक रिलेशनशिप है किसी जानवर का किसी इंसान से, ठीक है। तो ये यहाँ पर हुआ है। तो मिजबिल दी ऑटर, मिजबिल नाम है, एक ऑटर है, ये एक तरह का जानवर है, ठीक है। जो गैविन मैक्सवेल ने इसे लिखा है और बड़ा डिस्क्राइब किया अच्छे से। रिलेशनशिप बताया बिटवीन एनिमल एंड ह्यूमन, और बड़ा पेशेंस दिखाया गया है यहाँ पर। जो कैरेक्टर है जो इस पेट को पालता है, बड़ा ही उसके अंदर पेशेंस दिखाया गया है। तो ज़रा पढ़ लेते हैं। तो जिसने नरेट की है वो खुद ही है। गैविन मैक्सवेल डिसाइड्स टू कीप एन ऑटर इंस्टीड ऑफ अ डॉग, यानी डॉग की जगह उन्होंने क्या पालना पसंद किया? एक ऑटर, ये भी एक पेट होता है, ऑटर पालने की कोशिश की। ही ट्रैवल्स टू बास्रा यानी इराक, वेयर ही गेट्स अ बेबी ऑटर फ्रॉम अ फ्रेंड। तो यहीं से इराक से ये इन्हें मिला था। दी ऑटर इज नेम्ड मिजबिल, इसका नाम मिजबिल और या मिज रखा गया। इनिशियली मिज फील्स फ्रेटेंड, शुरू तो वो डरता था। रिमेन्स कन्फाइंड इन अ बॉक्स, और एक बॉक्स में रहता था। ग्रेजुअली ही बिकम्स प्लेफुल एंड डेवलप्स ट्रस्ट इन द नरेटर, फिर वो अपने नरेटर में मिजबिल लव्स प्लेइंग विद वाटर, वाटर में खेलना बहुत पसंद था उसे। इन्वेंट्स इन हिज ओन गेम्स, और वो अपने खुद के गेम्स निकालता रहता था। द नरेटर डिस्कवर्स दैट द मिज बिलोंग्स टू अ रेयर स्पेशीज ऑफ ऑटर, यानी एक रेयर स्पेशीज ऑफ ऑटर है, यानी कह सकते हैं कि अब वो विलुप्त होने की कगार पर है, वो है ये। When Maxwell moves to London, जब वो लंदन गए, he takes मिज along on a plane, तो प्लेन में उसके साथ ले गए। ड्यूरिंग द फ्लाइट मिज क्रिएट्स केओस इनसाइड द एयरक्राफ्ट, और वहाँ पर बहुत ही उसने केओस किया, बहुत ज़्यादा वहाँ पर कह सकते हैं कि टर्मोइल हुआ, टर्बुलेंसेस हुए, ठीक है। इन लंदन मिज बिकम्स फ्रेंडली एंड अट्रैक्ट्स पब्लिक अटेंशन विद हिज प्लेफुल नेचर। तो प्लेफुल नेचर ने इस लोगों से देखते थे कि यार कैसा जानवर है, हमने तो पहली बार देखा है, तो वो फ्रेंडली हो गया था फिर, ठीक है। चलिए
बहुत शानदार है। ओटर यानी नाम है, बासरा यानी इराक की एक जगह है, ठीक है। कंपेनियनशिप बताई गई है, प्लेफुल था बहुत ज़्यादा, अफेक्शन बहुत ज़्यादा था, क्यूरियोसिटी बहुत थी, मिस्चीवियस बहुत था, अडेप्टेशन, बॉन्डिंग और लोनलीनेस। ये सारी की सारी चीज़ें इसके कीवर्ड्स हैं, इसको आपको ध्यान रखना है आंसर करते टाइम। मेन कैरेक्टर इसमें मैक्सवेल है, ठीक है, वो नरेटर है और ऑनर ऑफ द मिजबिल है। तो मिजबिल प्लेफुल है बहुत और इंटेलिजेंट ऑटर है। मैक्सवेल फ्रेंड्स इन बासरा हेल्प्स हिम गेट द ऑटर, वो बताते हैं कि किस तरह से उन्हें लेना है। थीम जो है वो क्या है, ह्यूमन एनिमल बॉन्ड, मैंने जैसे बताया था ह्यूमन और एनिमल के रिलेशनशिप को यहाँ पे डिपिक्ट किया गया है, ठीक है। कंपेनियनशिप एंड लॉनलीनेस और अडेप्टेशन टू न्यू एनवायरनमेंट, किस तरह से ऑटर जो है वो न्यू एनवायरनमेंट्स को अडेप्ट कर लेता है, इसको भी बताया गया है। लव एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड पेट्स, पेट्स के थ्रू क्या हमारा प्यार और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, ये भी बहुत अच्छे से इस चैप्टर में बताया गया है। लेसन क्या मिलता है, एनिमल्स आर इंटेलिजेंट इमोशनल बींग्स हु डिजर्व लव एंड केयर, ठीक है। ट्रू कंपेनियनशिप कैन एग्जिस्ट बिटवीन ह्यूमंस एंड एनिमल्स और पेशेंस एंड अफेक्शन हेल्प बिल्ड ट्रस्ट। पेशेंस था, बहुत ही मुसीबतें का सामना करना पड़ा नरेटर को, मैक्सवेल को, स्पेशली इन द फ्लाइट, लेकिन फिर भी उन्होंने पेशेंस बनाया और बॉन्ड बनाने की कोशिश करी और फिर उनका बॉन्ड बना भी। क्वेश्चन आते हैं, वेयर डिड मैक्सवेल गेट मिजबिल, मिजबिल बासरा में इराक की जगह में मिला है। व्हाट डिड मिज लव द मोस्ट, सबसे ज्यादा उसे क्या पसंद था, वाटर और गेम्स उसे पसंद थे। व्हाई डिड मैक्सवेल डिसाइड टू कीप एन ऑटर, बताइए। ही डिसलाइक्स डॉग्स, ही फाउंड इट चीप, ही वाज लोनली है ना, ठीक है। हाउ डिड मिज रिएक्ट ड्यूरिंग द फ्लाइट, तो वो बहुत ही खतरनाक तरीके से उन्हें रिएक्ट किया, ठीक है। तो एस्केप्ड हुआ, बचने की कोशिश करी, कॉस्ट कंफ्यूजन केओस पैदा किया उसने वहां पर। मिजबिल बिलोंग टू विच टाइप ऑफ स्पेशीज, अ रेयर स्पेशीज था वो बहुत। क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं, देखिए क्वेश्चंस आपके ये थोड़े से यहाँ से हो सकता है टफ आए, तो ध्यान रखना ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप घर पर जरूर करना। डिस्क्राइब द ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन मैक्सवेल एंड मिजबिल, यानी ग्रेजुअल हुआ, एकदम रिलेशनशिप नहीं बना मैक्सवेल का और मिजबिल का, बहुत ही ग्रेजुअल रिलेशनशिप। इनिशियली fearful, distant, which slowly builds trust through care and affection, eventually forming a deep emotional bond marked by playfulness and loyalty। यानी किस तरह से ग्रेजुअल वो बना, ये पहला क्वेश्चन हो सकता है आपका। दूसरा क्वेश्चन, हाउ डज द स्टोरी हाईलाइट द इंटेलिजेंस एंड प्लेफुल नेचर ऑफ ऑटर्स, यानी ऑटर्स का किस तरह से इस स्टोरी में बताया गया कि वो इंटेलिजेंट होते हैं और बहुत ही प्लेफुल होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 यहां से बन सकता है आपका कि हाउ डज मिजबिल द ऑटर रिफ्लेक्ट द थीम ऑफ कंपेनियनशिप, कैसे कंपेनियनशिप निभाई है ऑटर ने मैक्सवेल के साथ, इसे हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ पेशेंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन हैंडलिंग एनिमल्स एज शोन इन द चैप्टर, किस तरह से उसने हैंडल किया है, ये भी आपको इंपॉर्टेंस यहाँ पे पता है क्योंकि उसने बहुत परेशान किया है उसे, ठीक है। आइए जरा, मैडम राइड्स द बस, ओके। ये चैप्टर है, बड़ा प्यारा चैप्टर है। एक छोटी सी लड़की जो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, इसके दोस्त नहीं है, लेकिन इसके घर के सामने एक बस रोज़ आती जाती है, तो वो एक प्लान करती है, एक जर्नी प्लान करती है खुद से, उसको फाइनेंस भी खुद करती है, सारा कुछ खुद करती है। वो बहुत सेंसिटिव है, बहुत इंटेलिजेंट है और बिल्कुल बड़ों की तरह बात करती है। तो पहला आप जरा देखते हैं क्या लिखा है, स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड एन 8 year old गर्ल नेम्ड वैली, तो वैली नाम है इसका, 8 years old है। शी लिव्स इन अ स्मॉल विलेज एंड इज क्यूरियस अबाउट आउटसाइड द वर्ल्ड, ये एक गांव में रहती है लेकिन वो जानना चाहती है पूरे वर्ल्ड को। वैली डेवलप्स अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू राइड अ बस टू द नियर बाय टाउन, वो चाहती है कि ये बस की राइड करे जो उसके नियर बाय द टाउन जाती है। शी लिसन्स केयरफुली टू विलेजर्स कॉन्वर्जेशन टू गैदर डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी, वो क्या करती है, कॉन्वर्जेशन सुनती है रिलेटेड टू बस, ताकि वो बस की पूरी जर्नी को प्लान कर सके। शी सेव्स 60 पैसे फॉर फेयर बट रेजिस्टिंग टेम्पटेशंस लाइक स्वीट एंड टॉयज, वो अपने स्वीट्स और टॉयज को रेजिस्ट करके, सेक्रीफाइस करके अपने वो फेयर जो मतलब भाड़ा, जो बस का भाड़ा होता है उसको इकट्ठा करने की कोशिश करती है। वन डे शी बोर्ड्स द बस अलोन विदाउट इन्फॉर्मिंग हर मदर, अपनी मदर को बिना बताए वो बस में चली जाती है। द कंडक्टर कॉल्स हर मैडम प्लेफुली एंड ट्रीट्स हर विद अफेक्शन, वो उसे लव एंड अफेक्शन की तरह ट्रीट करता है और उसे मैडम बोलता है। वैली एंजॉय द साइट्स ऑफ द टाउन एंड रिफ्यूजेस टू गेट ऑफ द बस, बहुत एंजॉय करती है। ऑन हर रिटर्न जर्नी शी फील्स सैड,
सीइंग अ डेड काउ, उसने डेड काउ देखी तो बड़ा उसे वो हुआ था, होता है, दुख होता है आते में। शी रिटर्न्स होम सेफली कीपिंग हर सीक्रेट एडवेंचर टू हर सेल्फ, और अपना वो सीक्रेट अपने पास ही रखती है, यानी किसी को नहीं पता लगता है और वो घूम घाम के आ जाती है। आइए, क्या भी वर्ड हो सकते हैं? क्यूरियोसिटी थी उसके अंदर, डिटर्मिनेशन था, इनोसेंस था, इंडिपेंडेंट थी, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं थी, किसी के ऊपर क्या नहीं थी, डिपेंडेंट नहीं थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ऑब्जर्वेशन था, सेल्फ कंट्रोल था, एडवेंचर थी, और मेच्योरिटी उसके अंदर थी, और सेंसिटिविटी बहुत थी, यानी बहुत सेंसिटिव गर्ल थी, समझती थी चीज़ों को। ठीक है, मेन कैरेक्टर क्या आते हैं? वैली तो इसमें मेन कैरेक्टर है ही, जो बहुत इंटेलिजेंट, क्यूरियस और डिटरमाइंड 8 ईयर्स ओल्ड गर्ल है। बस कंडक्टर जो बहुत ही फ्रेंडली है और ह्यूमरस है, उसे मैडम बोलता है। वैलीज मदर जो है वो अनअवेयर ऑफ वैलीज एडवेंचर है, और पैसेंजर जो है ऑब्जर्व करते हैं, इंटरेक्ट विद वैली ड्यूरिंग द जर्नी। इसके अलावा थीम क्या रहने वाली है इसकी बच्चों? चाइल्डहुड, क्यूरियोसिटी एंड इंडिपेंडेंस। ठीक है, डिजायर फॉर एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लोर करने की डिजायर थी उसके अंदर, ग्रोइंग मेच्योरिटी थ्रू एक्सपीरियंस, वो ग्रो हो गई मेच्योरिटी के साथ, एक्सपीरियंस उसके पास जब आया। इनोसेंस मिक्स्ड विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी इनोसेंस किस तरह से मिक्स था विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है, क्यूरियोसिटी लीड्स टू लर्निंग एंड ग्रोथ, क्यूरियोसिटी से हम लर्न करते हैं चीज़ें। डिटर्मिनेशन एंड प्लानिंग हेल्प अचीव गोल्स, अगर आप कोई चीज़ डिटरमाइन कर लो और प्लानिंग के साथ करो तो गोल्स को अचीव किया जा सकता है। Experiences, even small ones, teach valuable life lessons, and children can show surprising maturity and responsibility sometimes. So कई बार children can show that, right? आइए जरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। Why did Valley want to ride the bus? क्यों वो जाना चाहती थी? वो बहुत क्यूरियस थी टाउन को देखने के लिए। दूसरा क्या था? How much did Valley save for the bus? उसने 60 पैसे सेव किए। ठीक है, उसके बाद व्हाट डिड द कंडक्टर कॉल वैली? मैडम, उसको वो मैडम बोलता था। और व्हाई डिड वैली रिफ्यूज द फ्री ड्रिंक ऑफर? सो शी वॉज शाय, शी हैड नो मनी, शी वॉन्टेड टू बी इंडिपेंडेंट, शी डिसलाइक द ड्रिंक, तो शी वॉन्टेड टू बी इंडिपेंडेंट, राइट? वॉट मेड वैली सैड ड्यूरिंग द रिटर्न जर्नी? तो वो एक डेड काउ को देख के सैड हो गई थी। क्वेश्चंस बनते हैं बहुत प्यारे प्यारे इसमें। पहला क्वेश्चन यहां से बन सकता है बच्चों कि डिस्क्राइब वैलीज कैरेक्टर एज रिवील्ड इन द स्टोरी। वैलीज क्यूरियस, ऑब्जर्वेंट, सेल्फ रिस्पेक्टिंग, डिटरमाइंड, इंडिपेंडेंट, तो ये सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी थी, उसको हमें डिस्क्राइब करना है। इसके बाद हाउ डज द बस जर्नी सिंबलाइज वैलीज ट्रांजिशन टूवर्ड मेच्योरिटी? ये बस जर्नी जो है किस तरह से सिंबलाइज करती है उसकी ट्रांजिशन टूवर्ड मेच्योरिटी की तरफ। द जर्नी रिप्रेजेंट्स एक्सपोजर टू रियलिटी, जॉय, एक्साइटमेंट, सैडनेस, मार्किंग इमोशनल ग्रोथ, इस सब को वो किस तरह से सिंबलाइज करता है, राइट? तो डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द डेड काउ एपिसोड। जो डेड काउ एपिसोड था वो किस तरह से डिस्कस होता है बच्चों? ठीक है गाइस, सो किस तरह से, अच्छा ठीक है, हाउ डज द ऑथर पोर्ट्रे चाइल्डहुड इनोसेंस एंड डिटर्मिनेशन एंड एक्सप्लेन द रोल ऑफ द बस कंडक्टर इन शेपिंग वैलीज एक्सपीरियंस? इसका क्या रोल था, वो किस तरह से आया था, इस सब पर आप डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है गाइस, आइए जरा, अब है आपका द सरमन एट बनारस। तो सरमन एट बनारस मतलब ये बहुत बुद्धा की एक स्टोरी है, बहुत अच्छी स्टोरी है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत मेच्योरिटी वाली स्टोरी है ये। ठीक है, तो जरा पढ़ते हैं, जरा देखते हैं क्या है। द स्टोरी डिस्क्राइब्स अ sermon डिलीवर्ड बाय गौतम बुद्ध। तो गौतम बुद्ध ने एक sermon डिस्क्राइब किया। अ वुमन नेम्ड, जिसका नाम था किसा गौतमी, लूजेज हर ओनली सन, एक लौता बेटा था वो उसका मर जाता है, वो बहुत ही दुखी हो जाती है। शी कैरीज द डेड चाइल्ड टू बुद्ध आस्किंग हिम टू ब्रिंग बैक टू लाइफ। उससे कहती है कि उसके पास डेड बॉडी लाके कहती है कि इसे जिंदा कर दो आप। बुद्ध टेल्स हर टू ब्रिंग हैंडफुल मस्टर्ड सीड्स फ्रॉम अ हाउस वेयर नो वन हैज डाइड। वो मस्टर्ड सीड कहते हैं कि ये वहां से लिया हो जहां पे कोई मरा ना हो। वो डोर टू डोर जाती है सर्चिंग फॉर सच अ हाउस। शी फाइंड्स दैट एवरी हाउस होल्ड हैज एक्सपीरियंस डेथ। तो वो देखते हैं कहीं ना कहीं कोई ना कोई मरा ही हुआ था। ठीक है, ग्रेजुअली शी रियलाइजेज दैट द डेथ इज यूनिवर्सल एंड अनअवॉइडेबल।
तो धीरे से इसको समझ में आ गया कि ये डेथ सिर्फ मेरे यहाँ नहीं हुई है बल्कि ये सभी जगह होता है। हर ग्रीफ टर्न्स इनटू अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेप्टेंस, तो उसको जो दुख था वो अंडरस्टैंडिंग में बदल गया और एक्सेप्टेंस में बदल गया है। शी रिटर्न्स टू बुद्ध विद एन एनलाइटेंड माइंड, तो उसके रिटर्न हुई उसके पास। बुद्ध टीचेस दैट द लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग एंड वन मस्ट डिटैच फ्रॉम वर्ल्डली अटैचमेंट टू अटेन पीस। ये बहुत अच्छा, ये भी पूरी बुद्धा की टीचिंग के पर बेस्ड कहानी है। सो ग्रीफ, दुख, सफरिंग, मोर्टैलिटी, मरना, डिटैचमेंट, इनलाइटनमेंट, एक्सेप्टेंस, रियलिटी, इम्परमानेंस, विजडम, कंपैशन, ये सारे कीवर्ड्स हैं जो आपको यूज करने चाहिए अपने शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर्स के अंदर। आइए, मेन कैरेक्टर इसमें गौतम बुद्ध है और किसा गौतमी है और किसा गौतमी का सन है, ठीक है। और थीम क्या है जी? इनएविटेबिलिटी ऑफ डेथ, डेथ को रोका नहीं जा सकता, ह्यूमन सफरिंग को रोका नहीं जा सकता, आपको रियलिटी एक्सेप्ट करनी ही होगी। डिटैचमेंट फ्रॉम वर्ल्डली अटैचमेंट्स, उससे डिटैच करोगे तभी आपको पीस मिलेगा वरना दुख ही मिलेगा। स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट होना चाहिए। डेथ इज यूनिवर्सल ट्रूथ, नो वन कैन एस्केप इट। एक्सेप्टेंस ऑफ लाइफ रियलिटीज रिड्यूसेस सफरिंग। अटैचमेंट लीड्स टू पेन एंड डिटैचमेंट लीड्स टू पीस। विजडम कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड रियलाइजेशन। इस तरह से, ठीक है, ये आपके लेसन है इसमें। आइए जरा, वाई डिड किसा गौतमी गो टू बुद्धा, बुद्धा के पास वो क्यों गई? वो अपने अपने डेड सन को रिवाइव कराने के लिए गई। व्हाट डिड बुद्धा आस्क हर टू ब्रिंग, वो मस्टर्ड सीड्स लाने को बोला फ्रॉम एवरी होम, किसी भी होम से जहां पर कोई डेथ ना हुई हो। फ्रॉम विच हाउस वॉज शी सपोज टू गेट द सीड्स, वो वहां से सीड मिलने वाला था जहां पर कभी कहीं डेथ ना हुई हो। व्हाट डिड गौतमी फाइनली रियलाइज, उसको लगा कि भाई डेथ इज यूनिवर्सल, डेथ से नहीं बचा जा सकता। व्हाट डज दिस sermon मेनली टीच, ये बताता है कि मेनली जो बताया गया है कि डेथ डिटैचमेंट रिड्यूसेस सफरिंग, ये बताई गई है बात। इसके बाद आ जाइए जी, क्वेश्चंस आपसे किस तरह से पूछे जा सकते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चंस यहाँ से आपके पूछे जाते हैं, बहुत ही स्पिरिचुअल है, बहुत ही लाइफ लेसनिंग है गौतम बुद्ध की सारे सरमन्स। डिस्क्राइब द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गौतमी इन द स्टोरी। ट्रांसफॉर्मेशन यानी किस तरह से पहले वो रो रही थी अपने बच्चे के लिए, फिर उसे रियलाइज हुआ कि बच्चे का मरना ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है, डेथ तो सबके लिए है, तो ये सारी चीज़ें उसको रियलाइज हुई हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर तो इस तरह से होगा, हाउ डज बुद्धाज मेथड ऑफ टीचिंग रिफ्लेक्ट हिज विजडम। उसने सीधा सीधा नहीं बताया, उसने क्या, उसे रियलाइज कराया, उसे एक मस्टर्ड ले आओ वहां से जहाँ कोई मरा ना हो, तो उसे खुद रियलाइज हुआ, उसने देखा औरों का दुख, तब उसे अपना दुख कम लगा, तो ये एक विजडम थी बात बताने के लिए। तो ये कहा गया। डिस्कस द थीम ऑफ सफरिंग एंड डिटैचमेंट इन द चैप्टर, तो सफरिंग और डिटैचमेंट यानी अगर आप इस वर्ल्डली लाइफ से अटैच रहोगे तो आपको सफरिंग होगी और इससे डिटैच हो जाओगे तो आपको पीस मिल जाएगा। ये डिस्कशन आपको इसमें करना होगा। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द मस्टर्ड सीड एपिसोड, यानी क्या सिग्निफिकेंस थी, वही सिग्निफिकेंस थी कि डेथ यूनिवर्सैलिटी है, वो बताने की कोशिश की गई है थ्रू दिस एग्जाम्पल। एंड हाउ इज दिस चैप्टर रेलिवेंट टू मॉडर्न लाइफ, it teaches emotional resilience, acceptance of loss and importance of mental peace in facing hardship। तो इन सारी बातों को आपको डिस्क्राइब करना है इसके अंदर। ओके गाइस, ओके, सो द लास्ट चैप्टर इज द प्रपोजल। तो लास्ट चैप्टर इज ये कोई खास इतना तो मुझे नहीं लगा, बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन हाँ इससे भी कुछ सीखे हैं, जो सीख हमें मिलती हैं कि हमें छोटी छोटी चीज़ों पर झगड़ना नहीं चाहिए, छोटी छोटी बातों पर बड़े बड़े डिसीजन नहीं लेना चाहिए। तो ये इसके बारे में, तो ज़रा ये एक एक्ट है। द प्ले इज अ वन एक्ट फार्स बाय एंटन च्योकाउ अबाउट मैरिज एंड सोशल प्रिटेंशंस। तो अबाउट मैरिज और सोशल प्रिटेंशंस के बारे में बात बताइए। इवान लमाओ विजिट्स हिज नेबर जिनका नाम था चुबुकाओ टू प्रपोज टू हिज डॉटर नटालिया। तो ये एक बंदा है जो इससे प्यार करता है, ये प्रपोजल देने आया और ये इसका बाप है, ठीक है। लमाओ इज नर्वस, हाइपोकेंड्रियाक, मतलब बहुत ज़्यादा हाईली डिसऑर्डर्ड है, ठीक है, एंशियस है बहुत ज़्यादा, एंड वरीड अबाउट हिज हेल्थ एंड प्रॉपर्टी, और अपनी हेल्थ और प्रॉपर्टी के बारे में बहुत वरीड है। बिफोर प्रपोजिंग ही एंड नटेलिया
स्टार्ट आर्ग्यूइंग अबाउट ऑनरशिप ऑफ ऑक्सन मीडोज, तो उनका झगड़ा हो जाता है इस बात के ऊपर। फिर देयर आर्ग्यूमेंट बिकम्स हीटेड एंड इमोशनल, उनका आर्ग्यूमेंट हीटेड हो जाता है और बढ़ जाता है, ठीक है। और फिर लेमन लीव्स इन एंगर एंड डिस्ट्रेस, तो फिर लीव वहां से चला जाता है गुस्से में। नटालिया लर्न्स दैट लेमो हैड कम टू प्रपोज एंड रिग्रेट्स हर बिहेवियर, उसको नटालिया को लगता है कि वो दोबारा आएगा और अपना रिग्रेट हर बिहेवियर, ठीक है। लमाओ कॉल्ड बैक बट अनदर आर्ग्यूमेंट बिगिंस, वो दोबारा आता है और एक दोबारा आर्ग्यूमेंट बिगिन हो जाता है। दिस टाइम अबाउट हुज डॉग इज बेटर, बताओ ये कोई लड़ने की बात है, यानी छोटी छोटी बातों पे लड़ाई हो रही है उनकी। द क्वारल बिकम्स इंटेंस, तो बहुत इंटेंस हो जाता है उनका क्वारल। एंड लमाओ ऑलमोस्ट फेंट्स ड्यू टू एक्साइटमेंट, तो वो फेंट हो जाता है ऑलमोस्ट एक्साइटमेंट से। फाइनली चोबुक फोर्सेस देम टू गेट इंगेज्ड, दो दे कंटिन्यू आर्ग्यूइंग इवन आफ्टर एक्सेप्टिंग द प्रपोजल, यानी उनको कह रहा है आप इंगेज ही हो जाओ, क्योंकि उसे पता था कि प्रपोजल के बाद भी लड़ते ही रहेंगे। तो बहरहाल लड़ाई झगड़ा बहुत दिखाया गया है इसके अंदर। तो इसके अंदर देख लीजिए कौन कौन से कीवर्ड्स है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो मुझे नहीं लगा। प्रपोजल है, हाइपोकॉन्ड्रियक एक बीमारी, डिसऑर्डर बीमारी, एंशियस होने की। आर्ग्यूमेंटेटिव है, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट बताया गया, और ऑक्सन मीडोज के बारे में झगड़ा। ईगो, फार्स और कॉमेडी ऑफ मैनर्स, यानी कॉमेडी ऑफ मैनर्स बताया गया, इसके अंदर थोड़ी कॉमेडी भी थी। सोशल प्रिटेंस, यानी किस तरह से हम सोशल प्रिटेंड करते हैं। और मैरिज कन्वीनियंस क्या है, इसके बारे में बात हुई है। तो ये सारे कीवर्ड्स थे इसके अंदर। सो गाइस, ओके, मेन कैरेक्टर इसमें इवान लमाओ है, जो एक वेल्दी बट नर्वस लैंड ऑनर सीकिंग मैरिज फॉर सिक्योरिटी। नटालिया जो है वो चोबुक की क्या है, चोबुकोव की डॉटर है, आर्ग्यूमेंटेटिव एंड प्रैक्टिकल है बहुत ज़्यादा। स्टीफन है, और ये भी इनका नाम है, ये फादर है इनके, लाउड है, ड्रामेटिक है, कंसर्न अबाउट देम, ठीक है। और थीम क्या है, थीम यह है कि मैरिज एज अ सोशल एंड इकोनॉमिक अरेंजमेंट, मैरिज एक सोशल और इकोनॉमिक अरेंजमेंट, ठीक है। ह्यूमन ईगो एंड ट्रिवियल डिस्प्यूट्स, यानी ह्यूमन की ईगो और ट्रिवियल डिस्प्यूट्स आपस में। हिपोक्रेसी एंड प्रिटेंशियस बिहेवियर, कॉमेडी अराइजिंग फ्रॉम प्रिटी कॉन्फ्लिक्ट्स। इसका मॉरल क्या है, प्रिटी आर्ग्यूमेंट्स कैन डिस्ट्रॉय मीनिंगफुल रिलेशनशिप। ईगो एंड प्राइड ऑफन ओवरकम लॉजिक। मैरिज बेस्ड ऑन कन्वीनियंस लैक्स इमोशनल डेप्थ, यानी अगर वो कन्वीनियंस के हिसाब से, अपने फायदे के हिसाब से की जा रही है, तो इमोशनल डेप्थ खत्म हो जाती है। ह्यूमन नेचर इज ऑफन इरेशनल एंड ह्यूमरस, यानी ह्यूमन जो नेचर है वो बहुत ज़्यादा इरेशनल और ह्यूमरस होता है, अजीब होता है। वाई डज लोमो विजिट चोबो, तो टू प्रपोज टू नटालिया के इसलिए आया था। द फर्स्ट आर्ग्यूमेंट बिटवीन लेमाओ नटालिया इज अबाउट ऑक्सन मीडोज। फिर उसके बाद लेमाओ सफर्स फ्रॉम हाइपोकॉन्ड्रिया, ठीक है। और द सेकेंड क्वारल इज अबाउट डॉग्स। द प्ले इज मेनली अ ट्रेजेडी, हिस्टोरिक ड्रामा, या फार्शियल कॉमेडी, रोमांटिक कॉमेडी। फार्शियल कॉमेडी एक तरह से दिखाई गई है इसके अंदर। अब क्वेश्चन देख लेते हैं इसके क्या है। हाउ डज चेक्यो यूज ह्यूमर एंड सटायर टू एक्सपोज द absurdity ऑफ सोशल कन्वेंशंस इन मैरिज, तो किस तरह से ह्यूमरसली एक्सप्लेन किया गया है वो बताना है। एनालाइज लमाउस कैरेक्टर एज अ सिंबल ऑफ इनसिक्योरिटी एंड सोशल प्रिटेंस, वो किस तरह से इनसिक्योर था उसके बारे में बताना है। डिस्कस हाउ पिटी इशूज ओवर शेडो इंपॉर्टेंट डिसीजंस इन प्ले, तो ये भी बताना है आपको। एंड हाउ डज चेको पोर्ट्रे ह्यूमन ईगो एंड प्राइड थ्रू द कॉन्फ्लिक्ट्स इन द प्ले, किस तरह से बताता है कि ह्यूमन ईगो किस तरह आगे बढ़ जाती है और छोटी छोटी बातों पर इतनी बड़ी बड़ी बातें बन जाती हैं। एग्जामिन द रोल ऑफ चुबुको इन इंटेंसिफाइंग एंड रिजॉल्विंग द कॉन्फ्लिक्ट्स इन द प्ले, वो किस तरह से इनका रोल है रिजॉल्व करने का और इंटेंसिफाई करने का, उस कॉन्फ्लिक्ट को क्या रोल है उसे डिस्क्राइब करना है, ठीक है गाइस। सो भाई ये हमारा हो गया, ये सारा का सारा क्या फर्स्ट फ्लाइट के हमारा प्रोज पूरा हो गया। एंड आई होप दैट आपको ये बहुत ही मैं आपको बताऊं, ये जो क्वेश्चंस मैंने कराए इसको ध्यान से देख लेना, एक बार अच्छे से कर लेना, इनकी प्रैक्टिस कर लेना, और आप देखना बहुत ही अच्छे मार्क्स आपके आने वाले हैं। सो गाइज मेरी तरफ से अगेन ब्रेक अ लैग माय चैम्प्स, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करना, बहुत अच्छे से मार्क्स लाना।